दोस्तों ज़िंदगी में ना यार हमेशा आप लोगों के पास में एक मौका रहता है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना चाहते हैं। अभी यहाँ पर जो आप लोगों को ये जो पिक्चर में जो आप लोगों को देखने को मिल रही है ये एक आईएएस ऑफिसर है। देखो यहाँ पर गारा में मिट्टी में कैसे चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे लोगों के साथ में यहाँ पर घूम रही है ग्राउंड लेवल पर। इनके द्वारा इतना शानदार काम किया गया जिसकी कुछ हद नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी आई और इसी के साथ में एक दूसरी साइड में एक और आईएएस ऑफिसर थी जो कि बहुत सारे पैसों के साथ में दिखाई गई और वहाँ पर करप्शन करती हुई पाई गई। तो आप लोग खुद सीख सकते हैं यहाँ पर हमेशा आप लोगों के पास में ना एक दो तरीके होते हैं कि इधर जाना है कि उधर जाना है। यानी कि आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को किससे सीखना है, किसको अपनी ज़िंदगी में आप लोगों को बेसिकली इंप्लीमेंट करके चलना है। अगर आप लोग हमेशा ये देखेंगे कि कहाँ से आप लोगों की लाइफ कोरिलेट होती है, आप लोग किस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं, तो ऐसे उदाहरण दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा जैसा आप लोगों का नेचर होगा ना, कहते हैं ना कि देख तरीके से कि एक चोर को चोर मिल जाता है बड़ी जल्दी, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीका नेचर होता है वैसे आप लोगों को दिख जाएगा। इन्होंने हर एक लेवल पर काम किया वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर, और जिसकी वजह से यहाँ पर इनके बारे में बातें कर रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक आईएएस जो ऐसी जॉब होती है जिससे ग्राउंड लेवल पर आप लोग इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अपना इंस्पायर एक तरीके से इंस्पिरेशन बनाइए। कोविड-19 पर इतना शानदार काम किया गया इनके द्वारा, बहुत ही अच्छी चीज़ों को मैनेज की गई। इवन अपनी खुद की शादी भी इनके द्वारा एक तरीके से ढंग से नहीं अटेंड की गई। आप लोग और तो और छोड़ो, इतने अच्छे से अपने काम में उस टाइम पर लीन थी, उसको शायद आई थिंक पोस्टपोन भी कर दिया गया था शादी को। कोई कर सकता है क्या इतना, ये सोचो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब बहुत ही एक तरीके से ना ये डेडिकेशन का एक नेक्स्ट उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेगा यार। तो अगर बनना है तो इस तरीके का इंसान बनना है, इस तरीके का डेडिकेशन लाइफ में लेकर आना है ताकि अपने काम में डूबे रहो हर टाइम। और इनको अवार्ड भी दिए गए इसके लिए, ठीक है, कि हाँ कितने शानदार तरीके से इनके द्वारा काम किया। और दूसरी टाइप में वो नाम छपते हैं कि यार यहाँ पर इस इंसान ने जो है करप्शन किया और यहाँ पर ये हो गया। तो अपनी ज़िंदगी में एग्जाम्पल देखो कैसे आप लोग लेकर चल रहे हो, उसके बाद में मज़ा भी आएगा ज़िंदगी जीने में और आप लोगों के अंदर मोटिवेशन भी आएगा, है कि नहीं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये बेसिकली यहाँ पर पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर, तो बताएगा जरूर इनके बारे में। और शानदार तरीके से देखें, इनको अवार्ड भी मिले हैं कई सारे। यार मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में जब देश के लिए कुछ करते हो ना और इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये देखो एक साइड में खेमका साहब हैं, उनको इतनी जगह पोस्टपोन किया है, उनको एक तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा है जिसकी कुछ हद नहीं है, उनके अच्छे कामों की वजह से। तो दोनों तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। अच्छे बात पर चलोगे तो रोकने वाले बहुत मिलेंगे, आप लोगों को देखना है कैसे काम करना है, ठीक है। तो बताइएगा जरूर आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में। हाउस द जोश, हाउस द जोश, जोश हाई हुआ कि नहीं हुआ है? अब तो हो जाना चाहिए जोश हाई है। आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो है बेसिकली बैलेंस डाइट, बहुत ही प्यारा रहने वाला है। अलग अलग न्यूज़पेपर के कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चक्षु खुल जाएंगे आप लोगों के, इतना शानदार डिस्कशन होने वाला है। 18 जनवरी है यार, देखते ही देखते महीना आप लोगों का जाने वाला है नए साल का। किस किस के रिजोल्यूशन चल रहे हैं अब तक? ऐसा कोई है जिसके रिजोल्यूशन अब तक चल रहे हैं? बहुतों के तो भूल भी गए होंगे कि रिजोल्यूशन क्या था, माने दूसरे दिन ही निकल जाते हैं। ऐसा भी कुछ था है? कल का दिन कैसा रहा बताइएगा, और आज का दिन डिसाइड कर लिया कि किस तरीके से लेकर चलने वाले हो। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्लानर है उसको भरना स्टार्ट कर देना। किस किस ने ये प्लानर बेसिकली सच्ची में भर रहे हो, ठीक ठीक बताना कौन कौन इसको सच्ची में भर रहे हो। भाई सब सुधर जाएगी जिंदगी अगर अपने आप को एक तरीके से ट्रेस करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो डाल रखा है यहाँ पर, ये जाकर इसको देखना और पूरे 24 घंटे इसके अंदर अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, क्या क्या अचीव कर लिया, और शाम को अपने दिन को रेट भी देना है। ये देखना आप लोग पानी कितना पी रहे हो, आप लोग समझ में आएगा आप लोगों को रियलिटी में कि किस तरीके से जिंदगी को लेकर चलना है, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो कहां पर। अपने ऊपर नजर रखने की बात यहां पर बोली गई है, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाती है हिंदी और इंग्लिश में, इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आंसर राइटिंग ग्रुप में डेली क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप लोग भी जाकर जो है एक दूसरे के आंसर जो है रिव्यू कर सकते हैं और अपने भी आंसर आप लोग यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 आंसर जरूर रिव्यू किया करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अच्छे से एंजॉय करो यार, चीज़ें हैं पर लेकिन आप लोगों को देखकर चलना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। टॉपिक इतने शानदार होंगे, मज़ा आ जाएगा आप लोग की। आज क्वेश्चन भी कुछ बढ़ाए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आप लोगों के हो जाएंगे। और जो लास्ट वाला सेक्शन होता है उसमें तो आप लोगों को मज़े आने वाला है, ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर लास्ट वाला थोड़ा सा और बढ़ा दो। और कितना बढ़ा दो? जो करवा रहा हूँ इनको कवर कर लोगे ना, और करंट अफेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो 18 हो गया, ये घट गया, ठीक है। और करंट अफेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर इसके साथ में और भी न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ेगा। इतनी सारी चीज़ें यार कवर करा देता हूँ, उसके अलावा क्या जरूरत है? तो बताइए आप लोग इनको ढंग से कवर कर ले रहे हो? अगर ये कवर कर ले रहे हो तो करंट अफेयर में मार नहीं खाओगे। दूसरी बात, हाँ अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप लोग चाहते हैं तो डेली आर्टिकल कोई पढ़ ले करे, किसी मैगजीन का या न्यूज़पेपर का उठाकर कोई भी, ताकि रीडिंग स्पीड आप लोग की बनी रहे जब सी सेट का क्वेश्चन होता है। वरना करंट अफेयर जो है वो मोर देन सफिशिएंट है अगर इसको ढंग से कवर कर लोगे। सारे इंपॉर्टेंट सोर्स कवर किए जाते हैं, प्रैक्टिस कवर की जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और क्या चाहिए। तो अच्छे से इनको फॉलो करके चलो, फिर देखना एग्जाम में बैठना तब पता चलेगा कि कैसी चीजें हैं, ठीक है।
एक डायलॉग आता है, उसके ऊपर मीम बना हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं कहते बहुत हरामी हो बेटा, मुन्ना त्रिपाठी को बोलता है वो, बेसिकली जो बुढ़ा रहता है। तो आप लोगों को ये बताना है किसका है, मतलब सीरीज का नाम निकल गया माइंड से, तो उसका मतलब उस सीरीज का डायलॉग है, सीरीज बहुत फेमस हुई थी तो एक तरीके से यहाँ पर चाइना के ऊपर बिल्कुल सेट बैठता है वो डायलॉग कि बहुत हरामी हो बेटा। चाइना आज की डेट में दुनिया के हर एक देश के साथ में कोई ना कोई जो है झड़प रखता है, पर लेकिन अपने बॉर्डर इशू जो है आराम आराम से सुलझाता जा रहा है। ये अपने पड़ोसी देशों को अब अपने फेवर में लेता हुआ आ रहा है। तो अभी भूटान के साथ में भी ये एग्री हो गया है इसी पर्टिकुलर मुद्दे पर कि जो बॉर्डर वाला इशू है उसके ऊपर बात की जाए। पर लेकिन इंडिया को उलझाए हुए अब तक भी हमारे देश के साथ में, चाहे आप लोग अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के बारे में बात कर लिए, चाहे आप लोग बात करिए जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, हमारे साथ ढंग से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हुआ क्या है, बेसिकली यहाँ पर इसने भूटान के साथ में बात करनी स्टार्ट की है। भूटान में ये है डोकलाम वाला एरिया। डोकलाम वाले एरिया की स्टोरी पता है आप लोगों को? यहाँ पर अभी क्या होता है, रिसेंटली कुछ दिनों पहले, ये जो पर्टिकुलर रीजन है डोकलाम, देखिए चाइना की पॉलिसी होती है, वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर देश के 2 रीजन जो है वो अपने कंट्रोल में कर लो। ऐसे यहाँ पर इसका इधर भी एक रीजन कंट्रोल कर रखा है भूटान का, और एक यहाँ पर बेसिकली डोकलाम वाला रीजन है। तो यहाँ पर क्या बोलेगा कि तुम ऐसा करो, ये रीजन जो है तुम ले लो और ये वाला रीजन मुझे दे दो। यानी कि एक देश के 2 पार्ट अपने कंट्रोल में लेकर उसी के दूसरे पार्ट से दूसरे पार्ट की बार्गेनिंग करना कि ये ले ले तो ये छोड़ दूंगा। मैंने कहा ये बड़ी शानपंथी यार है, ये सही तरीका है, कहाँ से सीखे हो बेटा ये ऐसा इंडिया के साथ में करता है कई बार एक तरीके से ना, कि ठीक है अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया एक, ठीक है, और उधर हो गया जम्मू कश्मीर में जो पकड़ रखा है, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसी बार्गेनिंग इसकी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे रिसेंटली जब इसने इस पर्टिकुलर रीजन पे अपना कंट्रोल करने की कोशिश की, अब भूटान तो इतना ताकतवर है नहीं बेचारा कि भूटान इसका सामना कर पाएगा। इंडियन आर्मी पहुंच गई, बेटा हम बैठे हैं तुम आओ आगे, हैं लाठी लेके बैठ गया और इसकी कमरे में मारी आज जैसे आगे को आए गए, तो वाली कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। इसको लग नहीं रहा था ऐसा कुछ होने वाला है वैसे, पर लेकिन वही है, उसको समझ में नहीं आया कि कौन बेटा मनमोहन सिंह थोड़ी ना है अभी यहाँ पे, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब थे, तो उन्होंने तो टिका दिया सामने कि आ जाओ बेटा हम भी बैठे हैं यहीं पे लट्ठे लिए हुए ठीक है, तो आर्मी वैसा खड़ी रही बहुत दिनों तक वहाँ पर। तो अभी यहाँ पर इस मुद्दे को सुलझाने की बात की जा रही है चाइना के द्वारा, तो उसी के चलते यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है। मैक्सिमम सब देशों के साथ में इसके बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो रिजोल्व हो चुके हैं। अब यहाँ पर भूटान और इंडिया ही बेसिकली ऐसे देश हैं जिनके साथ में मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये लैंड बाउंड्री के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, पानी में तो सबके साथ लड़ते हैं, ठीक है, वहाँ तो ये चाहते हैं कि मतलब पता नहीं क्या क्या कर डालें, पी पी कर मर जाएंगे दिन पानी को, तो वो वाली कंडीशन है। पर लेकिन यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं ऐसी चीज़ें? फिलहाल के टाइम पर अगर यूएसए का आप लोग पैटर्न देखोगे, यूएसए ने रसिया की नाक में नकेल कस दी है यूक्रेन को लेकर, और अभी चाइना को हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी यूएसए के जो लीडर थे वो इंडिया को लेकर अभी यहाँ पर ये बेसिकली कमेंट कर रहे थे कि हाँ जो एक तरीके से लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन है, चाइना की बदतमीजी सही नहीं है, हम इंडिया के साथ में खड़े हुए हैं। तो वो यूएसए आज की डेट में हर तरीके से चाइना को टैकल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना एक ऐसी पोजीशन में आ गया है जो कि उसकी हेजेमनी, उसका वर्चस्व को यहाँ पर वो एक तरीके से क्या कहते हैं, वर्चस्व को एक अंगूठा दिखा रहा है, ठीक है, एक तरीके से कि बेटा तुम नहीं हो हम भी हैं यहाँ पे, तो वाली बातें होगी। इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई ऐसा एशियन कंट्री ऐसे निकल कर चला जाएगा। तो इसलिए चाइना को ताइवान वाले मुद्दे पर भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यानी कि ताइवान वाले मुद्दे पर चाइना को बिल्कुल ऐसे लेके चल रहा है जैसे कि चाइना कल को वो वाला काम ना कर दे जो रसिया ने यूक्रेन के साथ में करा है। तो वहाँ पे भाई साहब पूरी सप्लाई प्रोवाइड करा रहा है हर तरीके से, वहाँ पे यूरोपियन कंट्री जैसे जर्मनी जैसे देशों को भी लेकर पहुंच जा रहा है, मतलब एक तरीके से बिल्कुल बौखला दे रहा है चाइना को। तो चाइना ने बोला पहले अपने बॉर्डर डिस्प्यूट में एक बार आराम से लोगों के साथ में सेटल कर लो, फिर देखूंगा तुझे, ठीक है, तो वो वाली बात है। पर लेकिन यूएसए इतना ताकतवर है, इतने ज़्यादातर एक तरीके से आप लोगों को उसको सपोर्ट देखने को मिलेगा दुनिया में कि चाइना के ऊपर जरा सी देर में भारी पड़ जाएगा वो, ठीक है, इस तरीके से सबको अपने कंट्रोल में लेकर चलता है। कहीं पर भी अगर दुनिया में आप लोग जाओगे ना, उसके बेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इंडियन ओशन में अगर आप लोग आओगे, यहाँ पर अगर जाओगे, यहाँ पर जाओगे, मतलब हर जगह उसकी आप लोग कोई ना कोई कंट्री जो है इस तरीके से अपने कंट्रोल में ले रखी है कि वो उसके सामने जिल्ले इलाही करते हुए नजर आते हैं। तो ये चाइना को पता है, तो कहीं ना कहीं चाइना भी अब नॉर्मल रिलेशन कह रहा है, इंडिया को भी कह रहा है कि बाउंड्री डिस्प्यूट जो है सोल्व करेंगे। पता चला कल को यूएसए और चाइना के बीच में झड़प हो रही है, तो इंडिया बैठा बैठा बोलेगा बेटा मारो और मारो इसको, ठीक है तो इंडिया दूर से बोलेगा, ठीक है। पर लेकिन अगर मतलब एक तरीके से कमेंट भी कर सकता है इंडिया, तो ठीक है, पर लेकिन अगर इंडिया के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व होंगे तो हम थोड़ी शर्म कर जाएंगे कि यहाँ पड़ोसी पीट रहा है तो चलो चुप रह लेते हैं, बोलते नहीं है, ठीक है वो इंडियन मूवी ना सनी देओल की, याद है, वो जब जाता है नेता जाता है उसके पास में और कहता है कि हाँ अभी जाते हैं छठी का दूध दिला के आ देते हैं, देखो कैसे परमिशन नहीं देगा, और फिर आता है अंदर से पिटकर।
तो उस्तनी देवल पिटाई करता है उसकी, तो फिर कहता है कि चल कंधे पे हाथ धर। ठीक है, मेरे इन हाथों से जितनी सेवा हो सकती थी मैंने इतनी सेवा की मंत्री जी, अगर फिर से कोई कमी हो जाए तो बताना। तो वही वाली बातें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 1984 से चाइना भूटान बॉर्डर की लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो जैसे बताएं यहाँ पर, तो वेस्टर्न एरिया भूटान इंक्लूडेड डोकलाम वाला, जिसके बारे में मैंने भी आप लोगों से बात की, और ये ट्राई जंक्शन है 3 देशों का, जहां पर इंडिया, चाइना और भूटान मिलते हैं। तो चाहिए चाह रहा था चाइना कि इस पे कंट्रोल कर ले, तो यहां पर इंडिया के ऊपर एक कंट्रोल होता हुआ नजर आ जाएगा। रीजन क्या था इसका? रीजन था यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा है, अगर यहाँ पे आके कल को चाइना बैठ जाता है, ठीक है, तो ये चिकन नेक बोलते हैं इसको, यानी कि पूरा कल को इंडिया को कंट्रोल कर लेगा, जरा सी देर में कट कर देगा हमारे इस एरिया की सप्लाई। अब इंडिया का थोड़ी ना कम है, बांग्लादेश के साथ में शानदार रिलेशन सेट कर रखे हैं। अब यहाँ पर रेल की पटरी के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि उसको यूज़ करके नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्शन हो जाए। यहाँ से तो हम अपना जा ही रहे हैं आराम से, मतलब एक तरीके से घूम घाम के। म्यांमार के साथ भी अच्छे रिलेशन बना रखे हैं। ठीक है, हालांकि कोशिश तो करते हैं बहुत सारी नेपाल के साथ भी, पर नेपाल जो है कि वो आप लोग जानते हैं वहाँ पर कुछ कुछ वो इतना पैसा दे देता है, नेपाल कहता है कि मैं बिक जाऊँ, क्या करूँ, बस चाइना के सामने बिछ जाऊँ मैं, ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं वहाँ पे। तो इतना तो हम यार कर नहीं पाएंगे। ठीक है, एक हद तक ही काम कर सकते हैं। नॉर्थ एरिया जो है भूटान का, यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो रीजन है, देखिए क्या होता है आप लोगों से ना, अब मान लीजिए यहाँ पर इनके बीच में ये मुद्दे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे, आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, उस पर्टिकुलर वैली के बारे में पूछ लेंगे। जैसे डोकलाम सेक्टर के बारे में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बने जब यहाँ पर ये टॉपिक जो न्यूज़ में था। तो ऐसे ही अगर कोई वैली आ रही है यहाँ पर, तो उसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह है जकारलुंग, तो पूछ लेंगे जकारलुंग वैली कहाँ पर है, या फिर पासामलुंग वैली कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं। तो इसलिए अगर कहीं पर कोई लड़ाई हो रही है, ये नहीं लड़ाई से नहीं कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैकग्राउंड में जाकर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता है। उसकी लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई नदी नाला घाट पानी हो कोई वहाँ पर, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। मोर रिसेंटली चाइना के द्वारा अभी क्लेम के, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। ये आप लोगों को याद होगा, मैंने पढ़ाया भी था। भाई साहब ये क्या करता है चाइना, किसी पर्टिकुलर देश के अंदर जाकर, जैसे यहाँ पर बॉर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, इसके अंदर जाकर यहाँ पर लगता है कि भूटान के बहुत सारे मतलब एक तरीके से ना एरिया खाली पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अपने लोगों को जाकर रहने के लिए एक तरीके सेट कर देगा। मतलब उनके इतने झुग्गी झोपड़ी बना दी, वहाँ पर घर वर बना दिए, तो फिर यहाँ पर थोड़े से और आगे को बनाना स्टार्ट कर दिए, और फिर कुछ दिनों बाद में बोलेगा देख हमारे लोग रहते हैं वहाँ पर, ये एरिया तो मेरा है। ऐसी ऐसी हरकतें करता है। वैसा क्या ही बोलूं, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का, उन्हें कहते हैं कि कमीना इंसान। वो फिर से वही बोलूंगा, बहुत कमीने हो बेटा, वो वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसके द्वारा क्लेम किया गया था अभी यहाँ पर, यह है बेसिकली सक्तेंग जो रीजन है, जो भूटान की सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें भी इन्होंने अपना क्लेम दिखाया। यूएसए ने पैसा दिया था इसको सपोर्ट करने के लिए, चाइना ने बोला पैसा को दे रहे तो मेरा रीजन है, भूटान बोला भाई साहब ये कब हो गया हमें पता ही नहीं चला। तो ये कंडीशन है। तो इंडिया क्यों है यहाँ पर, इंडिया इसीलिए है क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक बोलते हैं, कल को काट के बैठ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में हरकतें कर ही रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में भूटान के साथ में भी एक अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करे, ताकि कल को अपना करता रहे कुछ भी, तो चीज़ें ना बिगड़े। तो देखो कितना सुधार पाता है इंडिया के साथ में, कितना सुधार पाता है वो देखने वाली बात होगी। पर इंडिया के साथ में क्यों नहीं सुधारता है पता है, क्योंकि इंडिया के साथ में इसको कंपेयर किया जाता है। और ये क्या कहता है, जब भी इसको इंडिया के साथ में कंपेयर करते हैं कि एक तरीके से, तो कहता है वो इंडिया के साथ में कंपेयर मत करो, मुझे यूएसए के साथ में कंपेयर करो। ठीक है, तो एक तरीके से वो वाली कंडीशन है। ऐसे ही इंडिया बोलता है कि मुझे पाकिस्तान के साथ में कंपेयर मत करो। ठीक है, या तो यूएसए के साथ करो या चाइना के साथ में करो। तो सबके अपने अपने भाई साहब टसन है। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। तो मैंने आप लोगों को ये सारी मुद्दे समझा दिए। अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, पर लेकिन ये टॉपिक ऐसा भी है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डोकलाम वैली के बारे में पूछ लेंगे, चुम्बे वैली के बारे में पूछ लेंगे, और तो और। ठीक है, बताइए आप लोगों को पता होगा ना, पढ़ाया था मैंने, ये तो कई बार पढ़ा चुके हैं वैसे, भूलना तो नहीं चाहिए यार इसको। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगी पता है, ये यहाँ पर आप लोग जब जाएंगे इस पर्टिकुलर रीजन में, कहाँ पर है चलिए बताइए आप लोग। चलिए सर्च करिएगा, ये छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आप लोगों को सर्च करने में। ठीक है, तो देखना इसके बारे में, तो काफ़ी प्यारा था ये टॉपिक। ओके, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे भी न्यूज़ में रहता है ऐसे इशू यार, बहुत लंबे समय तक चल रहे हैं, तो इनको एक बार बैठ कर तसल्ली में तैयार कर लो, उसके बाद में देखो फिर क्या चल रहा है। मतलब एक बार टॉपिक को टाइम देना चाहिए थोड़ा सा, जो ऐसे टॉपिक होते हैं खासकर। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल के टॉपिक कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में पूछ भी लिए जाते हैं। ओके, तो बताना समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट हो तो बताना, और फीडबैक दे दिया करो जैसा भी लगता है आप लोगों को, लाइक डिसलाइक करके बता दिया करो। कोई डाउट हो तो उससे पूछ लिया करते हैं, शर्माया नहीं करते। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, कोलिजियम सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। किरण रिजिजू साहब जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि कोलिजियम सिस्टम के अंदर में गवर्नमेंट का भी एक नॉमिनेटेड पर्सन होना चाहिए। ये बहुत ही लंबी लड़ाई यहाँ पर चली हुई आ रही है। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करूंगा। लगभग 1-1.25 महीने पहले कवर किया था ये टॉपिक, फिर से न्यूज में आ रहा है, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस समय इतनी सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे इस टॉपिक के बारे में, कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा और फीडबैक दे दिया करो यार, जैसा भी आप लोगों को लगती है ना वीडियो, बता दिया करो। ठीक है, पूछ लिया करो। ठीक है, और इसी के साथ में लेक्चर को, एक बच्चा कह रहा है कि सर डेली क्यों बोलते हो कि फीडबैक दे दिया करो। यार देखो, हर एक चीज डेली नहीं पढ़ाई जाती है ना, तो फीडबैक भी तो ये रहेगा ना, पुराना फीडबैक कैसे चलेगा नई वीडियो में या फिर नए लेक्चर के अंदर में। तो बता दिया करो जैसा भी आप लोगों को लगता है। और ये जो रहता है ना कि मैं बोलता हूँ कि ठीक है आप लोग बताया करो कि वीडियो के अंदर में कोई डाउट नहीं है, तो कई सारे बच्चे ना पूछते नहीं है, जिसे बोल देता हूँ तो उनको याद आ जाता है कि हाँ यार चलो पूछ लेते हैं, शर्माते हैं आधे लिखते हुए, कमेंट करते हुए भी। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, और बाकी अच्छे से एक एक पॉइंट देखेंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों के माइंड में, जहां डाउट हो पूछ लिया करो। हमारी कंट्री में आप लोगों को एक काफी शानदार एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, यानी कि हर एक इंसान का काम बांट दिया। ठीक है, जैसे घर में आप लोगों ने देखा, एक इंसान जो है उसको लगा दो, ठीक है तुम झाड़ू लगाना, ठीक है, एक को लगा दो कि तुमको बर्तन धुलने हैं, एक को लगा देना है कि तुमको जो है खाना वाना बनाना है। तो इस तरीके से सबका काम हो गया सेपरेट, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है उसमें ये होती है कि हर एक इंसान जो है वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल रहता है। अगर ये काम नहीं हुआ तो इससे पूछा जाएगा क्यों भाई झाड़ू क्यों नहीं लगी, क्यों भाई बर्तन क्यों नहीं धुले, क्यों भाई यहाँ पर किस तरीके से खाना बनाया, ये तो तुमने अच्छा बनाना था, टाइम पास कर दिया। तो ये सारी चीजें बताने के ये कैपेबल होंगे और इनसे पूछा जाएगा तो आंसर भी देना होगा। सेम बात लेजिस्लेटिव जो है वो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको इंप्लीमेंट करती है जो कानून इसने बनाए हैं, और जो जुडिशरी है वो देखते हैं कि इन दोनों के द्वारा जो घपला किया गया है कानून बनाने में और इंप्लीमेंट करने में, क्या वो संविधान के हिसाब से है। अगर हाँ तो ठीक है, इसका भी ठप्पा लग जाता है जुडिशरी का भी, और जाओ भैया मजे करो। पर लेकिन अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो जुडिशरी फिर जो है दोनों के इनको उठक बैठक कराती है और मुर्गा बनाती है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, यानी कि चेक एंड बैलेंस भी है सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ में। इसी तरीके से अगर आप लोग हिस्ट्री को उठाकर देखोगे, जब जब यहां पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, जैसे कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये दोनों रोल प्ले करती है, यानी कि कानून बनाने का भी और कानून को इंप्लीमेंट करने का भी। तो यहां पर जब जब यहां पर हमारे देश में जो गवर्नमेंट जो है वो ताकतवर रही है, तब तब हमारे देश में जो जुडिशरी है, जस्टिस सिस्टम जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा दबता हुआ नजर आएगा, यानी कि वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, सुनते रहते हैं, ठीक है जो चल रहा है अपना काम करते रहते हैं। पर लेकिन जब जब गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी दबती हुई नजर आती है, तब तब जुडिशरी सिस्टम जो है वो पावरफुल आप लोगों को नजर आएगा। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर एक पलड़ा दबेगा तो दूसरा पलड़ा जो है वो उठेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा अगर हिस्ट्री का पैटर्न आप लोग समझोगे। इसीलिए जो जो भी रिवोल्यूशनरी अगर कोई डेवलपमेंट लेकर आया गया है यहाँ पर, खासकर जुडिशरी के अंदर में, वो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब जब गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी सस्ती रही है, यानी कि थोड़ी सी दब कर रही है। तो एक यहां पर बात करते हैं अभी क्या क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। हमारा देश जो है वो 1947 में आजाद होता है, और 1947 के बाद में जब हमारा संविधान इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, जो कि आप लोग को 26 जनवरी 1950 में, उसके बाद से हमारे संविधान के हिसाब से अपॉइंटमेंट वगैरह सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं जुडिशरी सिस्टम के अंदर में भी। तो 1950 से लेके 1973 तक का जो कॉन्सेप्ट रहता है, पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। इसमें क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जो जुडिशरी है वो मिलकर काम करती थी, और कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होता है, जो यहाँ पर ओथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये प्रोसीजर चल रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बनेगा जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो बड़े ही आसानी से ये प्रथा चली हुई आ रही थी। पर लेकिन इस प्रथा को वो नहीं कहते कि एक तरीके से नजर लग जाती है, या इसके ऊपर वो नहीं ग्रहण के बादल जो है वो मंडराने लगते हैं, जब हमारे देश में बात आती है 1973 के अंदर में। 1973 में क्या होता है, ये काम जो है वो थोड़ा सा सदमे में आ जाता है कि सीनियर मोस्ट इंसान को न बनाकर जज, किसी एक उसके जूनियर इंसान को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है।
अब यहाँ से जो होती है वो होती है खटपट स्टार्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर उसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में रस्साकसी चल जाती है, क्योंकि जुडिशरी तो यही चाहेगी जो सीनियर इंसान है वही पोस्ट पर जाकर बैठे। तो फिर यहाँ से ये खटपट जब स्टार्ट होती है तो ये खटपट के चलते चलते आगे चलकर एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जो कि 1981 में केस आता है निकलकर, और उसको बोलते हैं फर्स्ट जज केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट जज केस में क्या बात निकल कर आती है, इसमें यह डिक्लेयर किया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि यहां पर एक तरीके से काम करेगा, उसकी रिकमेंडेशन के बेस पर ही यहां पर जब यहां पर चीजें कुछ भी होंगी ना, कोई किसी को अपॉइंट करना है जो भी करना है तो उसके हिसाब से यहां पर काम किया जाएगा। यानी कि प्राइमेसी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दी गई जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अंदर में और ट्रांसफर के अंदर में। तो ये यहाँ पर बेसिकली पावर देगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पर एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि वो सबसे पावरफुल पोस्ट यहाँ से एक तरीके से बननी स्टार्ट हो जाती है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जो भी होगा वो काम यहाँ पर ये करेंगे। ये जो प्रोसीजर है यहाँ पर ये चलता है कब तक का, ये चलता है 1993 तक का, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलो तो लगभग 12 साल आप लोगों यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट उसी तरीके से चलती रहती हैं। पर लेकिन 12 साल बाद फिर से यहाँ पर एक केस आता है जिसको बोलते हैं सेकंड जज केस। अब सेकंड जज केस में यहाँ पर ये बोला गया कि यार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, क्यों ना उनके साथ में कुछ लोगों को लगा दिया जाए और वो लोग जो है वो यहाँ पर डिसीजन लेना स्टार्ट कर दें, यानी कि अकेले पर्सन न रहकर कुछ और लोग यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए जाएं। आप लोग ये बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि जो कोलोजियम सिस्टम आज की डेट में हम लोग बोलते हैं वो कोलोजियम सिस्टम का जो जन्म है वो यहाँ से होना स्टार्ट हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहे उसी के साथ में 2 सीनियर मोस्ट जज और जोड़ दिए और ये बोला गया कि अब ये जो भी इंसान को बोलेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट होना है उसको अलाउ किया जाएगा, उस इंसान को बेसिकली यहाँ पर ही अपॉइंट किया जाएगा। ये यहाँ पर एक तरीके से इनको पावर दे दी गई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, इस फर्स्ट जज का जो केस था उसमें यह था कि अगर गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव को ये लगता है कि इसको सही नहीं ठहराया गया, जिसको अपॉइंट करने की बात की जा रही है, कोई गड़बड़ है, तो वो यहां पर इसको नकार सकते थे। कब तक? 1981 से 1993 तक का, यानी कि 12 साल तक यहां पर जो पावर रही वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में रही। वो यहां पर चाहे तो किसी को मना कर सकते थे, अगर उनको लगता कि कोई ठोस रीजन है इसको मना करने का, तो उनके पास में ये पावर दे रखी थी। यानी कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट किसकी होनी है वो पावर गवर्नमेंट के हाथ में आ गई 1993 तक का। पर लेकिन जुडिशरी को ये चीजें समझ में आने लगी कि यार ये पंगा बड़ा भारी पड़ रहा है और ये चीजें अगर ऐसी चलती रही तो लोगों का जस्टिस पे से विश्वास उठना जो है बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यहां पर उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए काम करेंगे और खुद उन्होंने यहां पर एक सिस्टम तैयार करने की कोशिश की जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जज अगर यहां पर बेसिकली रिकमेंडेशन देते हैं सरकार को, तो ये रिकमेंडेशन सरकार को माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अकेले अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे, एक ग्रुप बन गया 3 लोगों का और वो यहां पर रिकमेंडेशन देंगे और वो यहां पर ये बेसिकली इनको माननी पड़ेगी। तो ये बातें यहां से निकल कर आने लगी। यहां से आगे चलकर फिर एक और काफी बड़ा डेवलपमेंट हुआ इसी प्रोसीजर के अंदर में, और वो डेवलपमेंट हुआ 1998 के अंदर में। इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड जज केस। तो ये काफी बेहतरीन केस है अपने आप में। थर्ड जज केस में जो ये यहां पर 3 मेंबर की बॉडी थी, इसको हम लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जज जो कि सीनियर मोस्ट जज होंगे वो, यानी कि 3 मेंबर की बॉडी जो है वो 5 मेंबर की बॉडी यहां पर बन गई। कोलेजियम अब 5 मेंबर का हो गया जो कि यहां पर एक तरीके से डिसीजन देने लगे। और एक तरीके से आप लोगों को पता है अब यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो भी ये रिकमेंडेशन देंगे उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा इसके बेसिस पर, ताकि और ज्यादा एक्यूरेटली डिसीजन लिया जा सके। एक और आर्टिकल आप लोगों को पता रखना है यहां पर जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आर्टिकल 143, यानी कि बोलते हैं ना नॉर्मली आई लव यू। तो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो यहां पर कोलेजियन सिस्टम के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो यहां पर जो सजेशन देना होगा तो वो भी आसानी से यहां पर प्रेसिडेंट को अब दिया जा सकता है इस पर्टिकुलर सिस्टम के द्वारा, ताकि सही से चीजों को आगे लेकर चला जा सके। तो ये ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया। तब से लेके आज तक का हम लोग जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं वो यहां इसी पैटर्न में अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में या इनसे रिलेटेड कुछ चीजें यहां पर कोर्ट के बारे में क्या हमारे संविधान के अंदर लिखी है? जी हाँ,
आर्टिकल 124 जो है वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और आर्टिकल 217 ये बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोनों, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, तो ये कम से कम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर कैसे अपॉइंटमेंट करनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और क्या क्या सिस्टम रहेगा, तो उसका एक ओवरव्यू दे रखा है। पर लेकिन इतनी गहराई में जाकर नहीं उन्होंने किया था काम, क्योंकि अगर इतनी गहराई में जाकर बातें करते तो पूरी एक संविधान की एक पूरी लाइब्रेरी बन जाती। पर लेकिन उन्होंने काम किसको सौंप दिया, पार्लियामेंट को सौंप दिया कि भाई साहब आप टाइम टू टाइम अपने हिसाब से चीज़ों को देख लेना। तो ये आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी पैटर्न में यहाँ पर जो ये सिस्टम चला 1973 तक का, कुछ बातें ऐसी नहीं होती हैं, कुछ मान लेते हैं कि हाँ चलो ऐसे ही चलने देते हैं। जैसे कि घर में अगर बात करें, हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए। ये किसी संविधान में थोड़ा ना लिखा है, वो हमारी रेस्पेक्ट है, हमारा प्यार है। चाहे तो उसको बहुत सारे लोग जो है अपने मम्मी पापा पे मतलब एक तरीके से, यानी कई ऐसे भी बदतमीज इंसान है जो मतलब, अभी कुछ दिनों पहले एक मेल पढ़ा था, एक फादर का मेल है, ठीक है, तो उनके द्वारा बोला गया कि मैं अपने बच्चों को मैनेज कैसे करूं। मतलब मुझे यार वो बड़ा सरप्राइजिंग लगा, ऐसी कंडीशन वहाँ पर मुझे देखने को मिला। मतलब थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोलूँ मैं इनको, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे जो हैं आज के डेट में मेरी एक नहीं मानते हैं, और मेरा बच्चा जो है वो फिलहाल जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और शराब पीने लगा है, और मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा देता है। मुझे इतना इरिटेटिंग फील हुआ अंदर से, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। खैर फिर मैंने बात की उनसे, तो कुछ बातें हुई जो भी डिस्कस की हमने, तो वो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं पर लिखा नहीं है कि तुम लोगों को मतलब माँ बाप की रिस्पेक्ट ही करनी है, तो वो उन्होंने आप लोगों के लिए ज़िंदगी जो है इतनी दांव पर लगा दी है। तो ये एक तरीके से आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि माँ बाप चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को उनका ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से आप लोग इस दुनिया में आए हो, उनकी वजह से आप लोगों का अस्तित्व है, आप लोग उनकी वजह से पैदा हुए हो। अगर वो नहीं होते तो आप लोग इस दुनिया में नहीं होते। तो इसके चलते ये एक नेचुरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि माँ बाप भले ही कैसे क्यों ना हो, आप लोगों को उनकी रेस्पेक्ट करनी है और उनकी देख रेख करनी है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये कहीं लिखा नहीं है पर लेकिन करते हैं। तो वही कुछ ऐसी कन्वेंशन बन जाती हैं, कुछ ऐसी एक तरीके से कुछ पैटर्न सेट हो जाते हैं कि सीनियर मोस्ट जज को ही अपॉइंट करना है, पर कहीं लिखा हुआ नहीं था वो। तो इसलिए 1973 में उसको उठा के साइड में कर दिया। पर जब भी कोई ऐसी घटना घटेगी फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो वो खामियाजा फिर कोलिजियम सिस्टम के तौर पर भुगतना पड़ा। अब आज की डेट में जो भी जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट होती है, इसी कोलिजियम सिस्टम की वजह से वो अपॉइंटमेंट जो है वो आप लोगों को होती नजर आती है। अब यहाँ पर ये बात आ गई कि यार ये कोलिजियम सिस्टम के थ्रू जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का जरा सा भी रोल नहीं है और कभी भी यहाँ पर अपने हिसाब से काम करते हैं। तो इसकी वजह से इनको दिक्कत होने लगी कि सरकार जो है वो कुछ रोल ही प्ले नहीं अपना कर पा रही है। तो उसके चलते वो दिक्कत में आते आते उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम लेकर आए 2014 में, और उसको बोला उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से आप लोग समझ सकते हैं NJAC। ये बोलकर लेकर इसको आया गया कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है। कोलिजियम सिस्टम ने जो पैटर्न यहाँ पर सेट किया है वो सही नहीं है। यहाँ पर सारा काम जुडिशरी के हाथ में यहाँ पर चला गया है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि अंदर इसके अंदर क्या चल रहा है। कोलिजियम सिस्टम पर नेपोटिज्म के भी यहाँ पर आरोप लगे कि जज के बेटे ही आगे निकलकर जज आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार ही आगे निकलकर जज आ रहे हैं, उनके मतलब कोई ना कोई सगा संबंधी आगे चलकर जज बन रहा है। तो ऐसे कई सारे आरोप लगाए गए कि ये काम कैसे कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, अंदर किस बेसिस पर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं उसका पता ही नहीं चल रहा है। तो ये तो मनमानी चल रही है यार यहाँ पर, तो उसमें रिफॉर्म की भी जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले होते हैं, कोलिजियम सिस्टम में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिली। गवर्नमेंट ने बार बार आरोप लगाए, अभी भी गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम पर भी आरोप लगाती है इसके ऊपर। तो इसी के चलते नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर आया गया 2014 में, और इसके चलते 99 यानी कि संविधान में 99वां संशोधन किया गया कि ऐसा हम लोग एक सिस्टम बनाने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, आप लोगों ने बना दिया सिस्टम। अब क्या करेंगे, ये सिस्टम यहां पर अपॉइंटमेंट करेगा यहां पर हमारी कंट्री में जुडिशरी के अंदर में। पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट भी पास हो गया। अब इंप्लीमेंटेशन करने की जब इसको बारी आई और यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया, तो यहां पर केस पहुंच जाता है कोर्ट के अंदर में। इसके अंदर क्या था, 6 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया, और उन 6 लोगों के ग्रुप के अंदर में यहां पर 3 जो लोग होंगे वो तो होंगे यहां पर कोर्ट के, और 3 जो लोग होंगे वो होंगे यहां पर बेसिकली सरकार के। तो ये जो 6 लोग होंगे ये यहां पर कंपोजिशन होगी जो कि रिकमेंड करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन रहेंगे। तो 6 लोगों का जो यहां पर सिस्टम हो गया। तो ये अपॉइंटमेंट के बारे में यहां पर बात करेंगे। पर लेकिन यहां पर NJC नोट टू रिकमेंड पर्सन इफ
टू मेंबर डिड नॉट एग्री, यानी कि अगर यहां पर दो मेंबर जो है वो एग्री, एक तरीके से एग्री ना हो, तो वहां पर वीटो की भी पावर एक तरीके से यहां पर दी गई। मतलब कहने का यह है कि एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें यहां पर सरकार और जो जुडिशरी है वो मिलकर काम करेगी। अब यहां पर जब ये देखा गया कि यार ये तो अपॉइंटमेंट में हमारे सर पर आकर बैठ गए, तो इनके द्वारा केशवानंद भारती का केस था 1973 का, जिसको मैं टाइगर केस बोलता हूं। टाइगर केस क्यों? क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट भी हमारी कंट्री में 1973 में ही आया था, इसीलिए इसको कनेक्ट करके आप लोग याद रख सकते हैं। वो पर्टिकुलर केस में बड़ी ही प्यारी बात यहां पर यह बोली गई कि हमारे संविधान की एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोग चेंज नहीं कर सकते, भले ही कुछ भी क्यों ना कर लो। जिसको समझ में नहीं आया उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ये केस भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी के अंदर में पूरा डिटेल में चैप्टर ले रखा है मैंने। जब पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाई थी, सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, जाकर एक बार देख लेना। ये आप लोगों के घर की बाउंड्री है, घर की बाउंड्री के अंदर में आप लोगों ने यहां पर कमरा बना रखा है, ये स्टडी रूम है, यहां पर ये कोई आप लोगों का टीवी वाला रूम हो गया, यहाँ पर ये आप लोगों ने यहाँ पर इसके पीछे कोई गार्डनिंग वगैरह कर रखी है, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह किचन वगैरह बना ली, तो ये आप लोगों के घर की स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें यहाँ पर टेबल लगाकर आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ और करना है, यहाँ पर आप लोगों को मतलब एक तरीके से ना कुछ बेड वगैरह रखना है, जो भी आप लोगों को मतलब करे, कुछ भी मन अपना घर में आप लोग कर सकते हैं। कल को मन कर गया टेबल यहाँ पर लगानी है पढ़ाई की, यहाँ पर सोने का बेड ले लगाना है, तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हो। पर ये नहीं कि मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला ए सर्किट इस दीवार को खिसका के अगले वाला रूम जो है अंदर ले लेता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वो वाला काम नहीं करना है। तो बोलता ना कि भाई इसमें कैसे रहोगे, ऐसा करते हैं बाजू वाला रूम अंदर ले लेते हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाएगा। यानी कि इस घर के अंदर जो बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिल रही है, उस बाउंड्री को आप लोगों को चेंज नहीं करना है। अंदर में कुछ प्रोडक्ट कहीं रखा है कहीं रखा है, वो आप लोग कर सकते हैं, गार्डन में बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोग बोलो गार्डन की जगह रूम और रूम की जगह गार्डन कर देंगे, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाएगा। तो यही बात बोली गया केशवानंद भारती केस जो आया 1973 में, कि एक हद तक ही यहाँ पर जुडिशरी जो है, जो एक हद तक यहाँ पर जो सरकार है वो अमेंडमेंट कर सकती है, बाकी चेक करेगी जुडिशरी की कैसा उन्होंने अमेंडमेंट किया है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसको एक तरीके से इंप्लीमेंट कर, उसको हनन कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो है जुडिशरी खेल गई, जज भाई साहब बिल्कुल चतुर प्राणी होते हैं, वो खेल गए। उन्होंने बोला कि तुम जो भी काम कर रहे हो तुम करते रहो, बेशक आराम से करते रहो, हम बस देख रहे हैं तुमको, पर जब चेक करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि तुमने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो किया है या फिर नहीं किया है। यानी कि उनको ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उन्होंने बताया कि केस टू केस हम लोग डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। पहले तुम्हारा केस देखेंगे और फिर उसका इलाज करेंगे, फिर बोलेंगे कि तुमने सही किया है या फिर गलत किया है। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोग पूछो मम्मी पापा को कि मम्मी पापा बोले कि तुम जो है एक दायरे में रहना है, ये दायरे से बाहर नहीं जाना है, यानी कि इतने टाइम पढ़ाई करनी है, इतने टाइम सोना है, इतने टाइम खाना है, अगर दायरे से बाहर गए तो फिर हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों ने बोला कि मम्मी पापा दायरा तो बता दो, कि दायरा हम लोग खुद डिसाइड करेंगे, तुम काम करते रहो, जहां जहां तुम दायरे से बाहर जाओगे वहां वहां तुमको चांटे लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ में इनके द्वारा गेम खेला गया। तो इसी के चलते यहां पर इनके द्वारा बोल दिया गया एनजेएसी जो है वो हमारी इंडिपेंडेंसी का एक तरीके से उल्लंघन कर रहा है, और जुडिशरी जो है वो कैसी रहनी चाहिए, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाता है तो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो नल एंड वॉइड हो गया, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक तरीके से हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। यानी कि बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन का मतलब है कि इंटरफियरेंस हो रहा है जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में, जुडिशरी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। तब से लेके अब तक का गवर्नमेंट को जो है वो चीज फील होती है कि यार हमने जद्दोजहद करके एक कानून बनाया और वो कानून जो है इन्होंने नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। इसीलिए तब से लेके अब तक का बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आए जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट पर रोक लग गई, प्रॉपर जज की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। यहाँ पर कई सारे ऐसे केसेस यहाँ पर देखने को मिले कि पेंडिंग में डाल दिया सरकार के पास में। अगर जो यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम जजों को अपॉइंट करने के लिए भेजता है तो सरकार अगर उसको होल्ड पर डाल सकती है तो वो होल्ड पर डाल सकती है, उसके ऊपर कोई जजमेंट ही न ले। पर उन्होंने जजमेंट ले लिया, वापस भेज दिया, तो फिर से उन्होंने वापस भेज दिया कोलिजियम सिस्टम ने, तो फिर सरकार को आगे उसको अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। पर लेकिन कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यहां पर होगी उन्होंने डिसीजन लेने ही बंद कर दिए, तो उसकी वजह से बहुत सारे जज जो है वो वेटिंग में पड़े रहे। बाकी उन्होंने आगे चलकर अपना नाम वापस ले लिया जजेस ने कि यार ये तो आगे जा ही नहीं रहे हैं। तो जुडिशरी के अंदर में बहुत सारी वैकेंसी जो है आप लोगों ने देखा होगा खाली जाने लगी, बहुत बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो एक काफी खतरनाक एक माहौल बनना देश के अंदर में स्टार्ट हो गया इन सब रीजन की वजह से।
तो ये अभी यहाँ पर फिर से उसी कोलिजन सिस्टम को रिवाइव करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यानी कि फिर से वही सिस्टम लाने की बात की जा रही है, आरोप लगा लगा कर कि ये जो सिस्टम है ये ही काम करेगा, तो ही जुडिशरी की ढंग से एक तरीके से काम करेगी, वरना जुडिशरी के अंदर में नेपोटिज्म देखने को मिल रहा है, करप्शन देखने को मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा अंदर अंदर क्या कर रहे हैं। तो ये है पूरा सिस्टम, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एक चीज आप लोगों को समझा दी, कहां से चीजें चली, कहां पर पहुंची, अब क्या चल रहा है, कौन कौन से आर्टिकल में बातें लिखी हुई हैं, इसी के साथ में एनजेएसी कैसे कैसे आया, कौन कौन उसके अंदर पार्ट है, क्या क्या चीजें हैं, एक एक बात आप लोगों को डिटेल में बता दी, सारी कहानी, कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारी कहानी मेरी जुबानी। टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो गया ये उस टाइम पर भी कि इसके ऊपर 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, दो स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। पहली स्टेटमेंट तो आप लोगों को अभी फिलहाल नहीं पढ़ाई है, पर सेकंड स्टेटमेंट पूरी आप लोगों को पता है। बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग ए वोलेशन, उन्हें वोलेट कर दिया गया, वोलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। क्या सही है या फिर गलत? बिल्कुल सही है, सारी की सारी बातें। यह 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। ये याद रखिएगा, ये 44th नहीं था, 39th अमेंडमेंट यहां पर लाया गया था। इसका बेसिक पर्पज ये था कि प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन होते हैं उसको जुडिशियल रिव्यू में अगर रखा जाए तो पता चला प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, उनको हटा दिया, बेइज्जती होगी, तो जुडिशरी के अंदर से ही उसको बाहर निकाल लिया। तो ये एक अमेंडमेंट यहां पर लेकर आया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है आप लोग की गलत हो गई, 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आप लोग का बी हो गया, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बना है यूपीएससी के द्वारा। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया जाए तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में स्टेटमेंट आप लोगों को देखनी है। बोला गया एनजेएसी प्रपोज टू चेंज द कोलिजन सिस्टम, यानी कि एनजेएसी लाया गया कोलिजन सिस्टम को चेंज करने के लिए। इसके अंदर 6 मेंबर देखने को मिलते हैं, दूसरी स्टेटमेंट, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया। तो आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को आंसर बताना है ए बी सी एफ डी। आप इसको अटेम्प्ट कर लो, फिर बताता हूँ क्या आंसर। कर लिया अटेम्प्ट? गलत कर दिया ना, सी बता रहे हैं ना सारे के सारे, बोलो सी बोल रहे हो ना, पक्का पक्का सी बता रहे हो ना? इनकरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जब सस्ती सस्ती स्टेटमेंट डाली जाएंगी ना, उस टाइम पर पता है क्या होगा? उस टाइम पर आप लोगों को यहाँ पे नहीं खेला जाएगा, आप लोगों को लगेगा वाह यार क्या आसान क्वेश्चन आ गया, अरे सारे के सारे पता है यार, पढ़ा रखा है सब कुछ है, पर लेकिन यहाँ पर खेल जाएगा एग्जामिनर आप लोगों के साथ में। तो आंसर डी हो गया। आप लोग बोलोगे बिल्कुल पता था भाई साहब, वो तो 100% सही क्वेश्चन है, पर लेकिन जब आकर देखोगे उत्तरी होने कहता है ये अत्तरी वही रेते में रल गई, ठीक है। लोकल डायलॉग बोला जाता है कि जो मेहनत की थी सारी बर्बाद हो गई। 2017 में क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए पूछ लिया आप लोगों से, यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामाइन करना है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 का रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशरी इन इंडिया। तो पूरा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में पूछ लिया, तो एक बड़ा ही बेहतरीन सा अब आप लोग आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है टॉपिक को तैयार करने का तरीका। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, उसको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर किया जाएगा। और बाकी बताना कि जो भी आप लोगों को समझ में आया या फिर जो भी है अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करके चलना है, फीडबैक जरूर देना, ओके। दोस्तों कोई आप लोगों से बड़े ही सिंपल शब्दों में पूछे कि AWS क्या है, तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलोगे? पता है किसी को AWS क्या है? बताइए। अगर आप लोग थोड़ा सा भी कंप्यूटर या फिर जो IT सेक्टर के साथ में कनेक्टेड हो गए तो इसका आंसर दे पाओगे, खासकर जिसने बीटेक किया इसमें, वो आई थिंक इसका आंसर जरूर देगा। बाकी मैं इससे डिस्कस करूंगा बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो बहुत बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंप्यूटर की नॉलेज भी होगी और आप लोग समझ पाएंगे कि चीज़ें कैसे चलती हैं। आज की डेट में, जैसे आज की डेट में कोई वेबसाइट है studyloverveer.com, ठीक है, ये कोई वेबसाइट है। ये पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर में अगर कोई जाता है तो उसको देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं मान लो इसके ऊपर, हालांकि अभी कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसी वेबसाइट बनती है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अपलोड हो जाती हैं। वो अपलोड हुई हुई चीज़ें जो हैं वो कहाँ पर सेव रहती हैं, क्या आप लोगों को पता है? ये सारी चीज़ें कहाँ पर सेव रहती हैं, उसके ऊपर जो सिक्योरिटी रहती है वो सिक्योरिटी कहाँ से निकल कर आती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आती है। और इसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप आज के डेट में निकल कर आ चुके हैं। स्टार्टअप क्या होते हैं? स्टार्टअप होते हैं एक ऐसा नया बिजनेस जो अभी स्टार्ट हुआ है, इनके स्टार्टअप जैसे स्टार्ट किया है तो उसको स्टार्टअप बोलते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि हाँ किस तरीके से जो सर्विस है हमारे देश में चल रही है, इसका एक एनालिसिस किया जा रहा है। तो यहाँ पर जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के अंदर भी आप लोग इसको बोल सकते हैं और साइंस एंड टेक में भी आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि 2016 में हमारे पास में 452 स्टार्टअप थे ओनली,
पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर लगभग 84,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप हमारे देश में हो चुके हैं। तो यानी कि इतने सारे लोग जो हैं वो आजकल कोई ना कोई अपना काम धंधा कर रहे हैं, जिससे कि अपने नहीं कहते थे सेल्फ कोई अपना इस छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया और उसके बेस पर चीज़ों को लेकर चल रहा है। तो ये आप लोगों को स्टार्टअप का यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलेगा। तो आज की डेट में जब मैं वर्ड स्टार्टअप यूज़ करता हूँ तो इसका बेसिक मतलब यहाँ पर ये होता है कि किसी ने अपना अभी अभी यहाँ पर जो है वो काम स्टार्ट किया है, तो इसको आप लोग स्टार्टअप बोल देते हैं। इसमें कई सारे की सर्विस आप लोगों को मिलती है, जैसे कि ऑनलाइन स्टोरेज की फैसिलिटी मिल गई, जैसे वेबसाइट हो गया, ऐप हो गया। इसी के साथ में लोकल सर्वर जो आप लोग देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें आप लोग स्टोरेज में देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें इसकी कैटेगरी में आ जाती हैं। और इसी को बेसिकली यहाँ पर आप लोग नॉर्मली देखने को मिलेगा। एक पर्टिकुलर जो अमेजन के द्वारा स्टार्ट किया गया यहाँ पर, जिसको AWS आप लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमेजन वेब सर्विस। तो वेब सर्विस क्लाउड सर्विस जो इंडिया में है, इसकी वजह से जो स्टार्टअप है बहुत ज़्यादा बूम आ गया। अब खुद सोचो, जो टीचर पहले घरों में बैठ के पढ़ाई करते थे वो आज के डेट में आसानी से ऑनलाइन पढ़ा ले रहे हैं। सब अपने ऐप और अपने वेबसाइट जो है वो आसानी से लॉन्च कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है। वरना सारी चीज़ें ऑफलाइन चलती थी। कोई भी डॉक्टर है वो अपनी दवाइयाँ जो है आज के डेट में ऑनलाइन चेकअप वगैरह ये सारी फैसिलिटी दे पा रहा है। आज की डेट में इतने सारे जो ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम हो गए, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये सारी ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। ये सारे कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा ये किस पर चल रहे हैं, ये यहाँ पर इन्हीं सर्विसेज के ऊपर तो चल रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से दुनिया के बारे में बात करता हूँ कि आज की डेट में जो यहाँ पर ये सबसे बड़ी सर्विस जो है कहाँ कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है दुनिया में, और हम लोग कौन से नंबर पर आते हैं, तो याद रखिएगा सबसे टॉप पर है आज के डेट में सर्विस के अंदर में, उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पहले नंबर पर आप लोगों को ये यहाँ पर जमा हुआ देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर जो जमा हुआ है वो है जमा हुआ चाइना, और तीसरे नंबर पर हमारी पोजीशन है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि दुनिया में हम भी एक तरीके से टॉप 3 में काउंट हो रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा रहा है हमारे देश में जो स्टार्टअप हैं, जो सिस्टम निकल कर आ रहे हैं। ये तो स्टार्टअप और सिस्टम की तो चलो एक बात हो गई यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट बात आप लोग सुनना, हमारे देश में एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं ABDM। ABDM बेसिकली आप लोग इसको बोल देते हैं, इसको बोलते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इसी सर्विस के ऊपर यहाँ पर टिका हुआ है। कोविन ऐप, इतने सारे लोगों को पहली डोज मिली, दूसरी डोज मिली, बूस्टर डोज मिल रही है। ये सारी कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया गया कोविन ऐप के ऊपर में, यहाँ पर कोविन जो सिस्टम क्रिएट किया गया वो सारा यहाँ पर इसी की एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं देन है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आ रही है। यानी कि जान है ये एक पर्टिकुलर स्टार्टअप की, जान है ये पर्टिकुलर ऑनलाइन सिस्टम जो भी चलता है, तो इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो हमारे देश में आज के डेट में इतने स्टार्टअप बढ़कर आ रहे हैं, तो सरकार ने क्या कोई स्कीम लॉन्च की थी इसके लिए, जिसकी वजह से इतने सारे स्टार्टअप हमारे देश में निकल कर आ रहे हैं। तो आज की डेट में आप लोग देखिए, कहीं भी आप लोग चले जाइए, इमर्जिंग स्टार्टअप देखने को मिलेंगे, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्टअप, टॉप परफॉर्मर स्टार्टअप। तो हमारे देश में एक स्कीम स्टार्ट की गई जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एक स्कीम भी आप लोग यहाँ पर कवर होगी इस आर्टिकल में, उसको बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम हमारे देश में जो लॉन्च की गई थी 2016 में वो स्कीम लॉन्च की गई। उस टाइम पर यह था कि हम लोग जो है इस बात पर फोकस दें कि लोग जो है जॉब के पीछे ना भागे कि हाँ जॉब चाहिए जॉब चाहिए, नहीं, आप लोग खुद ऐसा काम करो ताकि औरों को जॉब दे सको। 2-4 लोगों को आप लोग जॉब दो, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप लोग अपने तो पैरों पर खड़े हो गए, और 2-3 लोगों को आप लोगों ने 2-4 जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया। तो ये एक तरीके से सिस्टम स्टार्ट किया गया था उस टाइम पर 2016 में, और हमारे देश के उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी। तो आज की डेट में अरुण जेटली जी हमारे बीच में नहीं है, पर लेकिन जो नींव रख कर गए हैं वो काफ़ी अप्रिशिएट करने लायक है, जिसके बारे में आज की डेट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर बात करें यहाँ पर मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे, हम लोग इस तरीके स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, अगर कोई बिजनेस आप लोग स्टार्ट करते हो जैसे आप लोगों को मान लीजिए जीएसटी नंबर लेना है, आप लोगों को कोई और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, उसमें दुनिया भर की एक तरीके से नोकझोंक देखने को मिलती थी। अब उसको साइड में किया गया है। तो लाइसेंस राज जो था ना यहाँ पर एक तरीके से वो सिस्टम यहाँ पर साइड में किया गया है। लैंड परमिशन ये इसके लिए अलग से पैसे दो, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खत्म हो गया। आप लोग खुद देखो, ऑनलाइन लेना है, काम करना है, लैंड की जरूरत ही क्या है, हमको थोड़ा ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, और जिसको लगानी भी है तो उसके लिए भी परमिशन आसान कर दी गई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल है उसके ऊपर भी अच्छे से काम किया जा रहा है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस ये तो इतने फास्ट कर दिए हैं कि इसकी वजह से ये दिक्कतें आने लगी है कि बिना चेक किए हुए क्लियर कर दिया अब तो, ठीक है। यानी कि पहले ये था कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलते थे, अब इतने क्लियरेंस मिलने लगे कि इन्वायरमेंट बेचारा ये बोल रहा है कि भाई साहब इतने क्लियरेंस दे रहे हो, चेक तो कर लो कि हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा इसका नहीं पड़ेगा। तो ये वाली बात आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि चीज़ें बहुत ही लार्ज स्केल पे बढ़ रही हैं। इसीलिए मैंने बोला कि
जो स्टार्टअप पहले मैंने बोला ना अभी, जो लगभग 400 की कैटेगरी में थे, वो स्टार्टअप आज के डेट में 84,000 की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। नंबर देख रहे हो आप लोग, और ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2016 से अब तक का, यानी कि 6-7 साल के अंदर ये आप लोगों को करामात देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो ये स्टार्टअप स्कीम जो 2016 में फाइनेंस मिनिस्टर साहब के द्वारा, अरुण जेटली जी के द्वारा इनोग्रेट की गई थी, उसी का ये फल है जो अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो आज की डेट में दुनिया भर के लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फंडिंग सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से कंट्री में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट किया जा रहा है, एकेडमिक एक तरीके से पार्टनरशिप हो रही है बहुत ही लार्ज स्केल पर, और गवर्नमेंट भी हैंड होल्डिंग कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा दिल्ली सरकार के द्वारा भी स्टार्टअप की सपोर्ट करने के लिए स्कीम स्टार्ट की गई। इवन उन्होंने तो यहां तक प्रोवाइड करा दिया कि कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया, कि उसके लिए नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए सीए बैठे हुए हैं, वकील बैठे हुए हैं, कंसल्ट करने के लिए फ्री सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। जीएसटी लाओ, एक ही दिन में अपना जीएसटी नंबर लेकर चले जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन करा लो आसानी से। सारी चीजें इतनी आसान कर दी है जिसकी कुछ हद नहीं है, अगर दिल्ली के अंदर में आप लोग बात करोगे। और ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा गुजरात में जाओगे, महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर में जाओगे, तो इन्हीं सब चीजों के चलते चलते हमारा देश इंडिया में 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम आज के डेट में बन चुका है। ये ईयर ऑन ईयर हर साल इसकी जो वृद्धि आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है 12 से 15% हमारे देश में स्टार्टअप सिस्टम बढ़ रहे हैं आज की डेट में। बहुत ही बड़ा नंबर है यहाँ पर ये। तो इसकी वजह से ग्रोथ निकल कर आ रही है, जो स्टार्टअप इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं हर साल 12 से 15%, और भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो अप्रिशिएट करने लायक है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर भी निकल कर आ रहे हैं। शार्क टैंक देखा आप लोगों ने, शार्क टैंक इंडिया वाला जो शो चल रहा है, वहां पर महिला भी आप लोग कई सारी बैठी हुई देखने को मिलती है, लड़की। ठीक है, तो उन्होंने अपने स्टार्टअप बनाए इतने शानदार लेवल पर आज के डेट में लेकर चली गई हैं। तो वुमेन इंटरप्रेन्योर यहाँ पर वो भी लगभग 14% के करीब यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर अच्छे लेवल पर बढ़ रही है। बेंगलुरु आज की डेट में वर्ल्ड टॉप 20 जो स्टार्टअप सिटी है उसमें इंक्लूड हो गया था अभी रिसेंटली 2019 में। और यहां पर वर्ल्ड में अगर बात करें, अगर रैंक देखें तो 1 है वर्ल्ड में फास्टेस्ट जो ग्रोइंग स्टार्टअप सिटी में अगर बात करें बेंगलुरु का, जो कि कहां पर आता है, कर्नाटक के अंदर में आता है, जिसको हब बोला जाता है स्टार्टअप की कैटेगरी में। तो कहां से निकल कर आया ये स्टार्टअप प्रोग्राम जो है, उसी की वजह से रॉकेट की लेवल पर यहां पर चल रही है। ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल पर फंडिंग, अब खुद देखो जैसे शार्क टैंक इंडिया में क्या रहते हैं, वो जजेस रहते हैं, वो अपना स्टार्टअप थोड़ी ना कर रहे हैं कोई इनके साथ में मिलकर, वो क्या कर रहे हैं, बस फंडिंग दे रहे हैं, तुम भाई साहब कमाओ और हमारा प्रॉफिट भेजते रहना। ये इस तरीके का सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि जब इंसान के पास में पैसा हो जाता है तो पैसे से पैसा कमाने लगता है, जो नए नए आइडियाज है उनमें पैसा लगाने लगता है, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करते रहो जिसको पैसा दिया है। इसलिए कहते हैं ना फंडिंग उठा लो, फंडिंग उठा लो। पता है इसका फंडिंग उठाने का मतलब क्या होता है, सामने वाले ने पैसा दे दिया, तुम काम करो लग के, ठीक है, तो ये होता है फंडिंग उठाने का मतलब। पर लेकिन उसमें सामने वाले से प्रेशर भी आता है, ऐसे ही थोड़ा ना कोई पैसा दे देगा अपना फ्री में, तुम चाहो भाई साहब उसको डुबा दो सारे पैसे को, वो तो एक एक पाई पाई का हिसाब निकालेगा तुमसे, प्रॉफिट लेने के लिए उसने लगाया तुम्हारे ऊपर पैसा। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसलिए यहां पर कई बार प्रेशर भी देखने को मिलता है, जो कोई इस तरीके से काम स्टार्ट करता है और यहां पर फिर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। फिलहाल जो रैंकिंग है आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों को पता हो इसके बारे में, तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में गुजरात है, जहां पर सबसे आसान है बिजनेस करना। दूसरे नंबर पर कर्नाटका। इस अगर टॉप परफॉर्मर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। अगर लीडर्स में देखने को मिलेंगे तो आप लोगों को आसाम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अगर एस्पायरिंग लीडर्स में देखने को मिलेंगे तो छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और एमर्जिंग में आंध्र प्रदेश और बिहार। तो इस तरीके से हर एक लेवल पर हमारे देश के अंदर में स्टार्टअप का इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। और इसको इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए सरकार ने, जैसे मैंने बोला ना अभी, यहां पर ये एक तरीके से स्कीम प्रोवाइड कराई है ताकि जो आसानी से आप लोग यहां पर अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सको। तो ऐसे यहां पर गवर्नमेंट जो है काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। जैसे सपोर्ट के तौर पर मैं आप लोगों को बोलूं क्या क्या इनिशिएटिव है, अगर आप लोगों को चेक करने हैं तो यहां पर आप लोग देखो, हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम चलाई गई, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि अपने ही देश में प्रोडक्ट बनाओ और अपने ही देश में बेचो। मेक इन इंडिया हो गया जो मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था आप लोगों से, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम हो गया, स्टार्टअप इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, स्टार्टअप ये एक तरीके से ग्रांड चैलेंज हो गया, अटल इनोवेशन मिशन हो गया, प्रोजेक्ट चुनौती हो गया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट और हार्सनिंग इनोवेशन हो गया, यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान हो गया, ये बेसिकली, ठीक है। रैंकिंग ऑफ द स्टेट ऑन द सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम, कैसे कैसे वो स्टार्टअप दे रहे हैं उसके बारे में बात करने। फंड ऑफ फंड्स फॉर द स्टार्टअप, तो यानी कि पैसा भी आना है, उसको इंप्लीमेंट भी करना है, अपने देश में सामान भी बनाना है, सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो माहौल बनाएगी सरकार, तभी लोग आगे निकल कर आएंगे। मतलब कहने का क्या है, अगर आप लोग चाहते हो कि कोई काम करे तो पहले आप लोगों को चीजों को स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसमें ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में है,
आप लोगों को बहुत ही लार्ज स्केल पर अलग अलग एरिया देखने को मिलेंगे। इंडिया के अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे कंज्यूमर एड टेक यहाँ पर, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर, फिन जो टेक हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ, इसी के साथ में रिटेल, कंस्ट्रक्शन, एक तरीके से रिटेल टेक्नोलॉजी। तो ये सेक्टर है जहां पर यूनिकॉर्न प्रोड्यूस हो चुके हैं आज के दिन में। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न होता है जिसकी वैल्यू जो है वो 1 बिलियन हो चुकी है आज के दिन में। अगर आप लोग बात करें $1 बिलियन, तो 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का जो बेसिकली एक निकल कर आता है। और चाइना के अंदर में आप लोग देखिए सेम पैटर्न में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो हमारे देश में भी कई सारे यूनिकॉर्न निकल कर आ रहे हैं पिछले टाइम में, जिसकी वजह से लोगों को काफी लार्ज स्केल पर व्यापार भी मिल रहा है, जॉब भी मिल रही है, और देश के अंदर में ढांचा भी बदल रहा है। तो ये एक नई इंडिया की एक नींव रखी जा रही है, जो कि जॉब लेने के लिए नहीं, जॉब देने के लिए तैयार हो रही है। और इसी की जरूरत है अगर हम लोग अपने देश को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट जॉब जो है वो घटती जा रही है, ठीक है। सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में डाल दी गई हैं। आज के दिन में जितने भी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट होते हैं, आप लोग देखो टीसीएस जो है उसको कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेस क्या हो गया यहाँ पर, उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। कहने के लिए आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है, पर बैकग्राउंड में आईबीपीएस किससे करा रहा है? वो टीसीएस को दे रहा है सारा काम, ठीक है। तो टीसीएस यहाँ पर सारा काम देख रही है उस सिस्टम का। तो प्राइवेट हो गया अगेन, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर। इसी तरीके से सिक्योरिटी के लिए अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था कि जो एयरपोर्ट पर जो यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान लगाए जाते हैं हर जगह, तो उनको बोला कि हर जगह नहीं, उनको मेन सिक्योरिटी में लगाया जाएगा, बाकी जगह उनको अपनी अपनी पुलिस रखनी पड़ेगी। तो कहां से आएंगे? वो प्राइवेट आएंगे। कहीं पर भी सॉरी यार कुछ ज्यादा ही हो रहा है, डिस्टर्बेंस होता होगा ना। सॉरी क्या करूँ इसका ये चिपक सी गई है, इलाज भी चल रहा है पर लेकिन काम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को मौका मिले कि आप लोगों को कोई स्टार्टअप करना है या फिर आप लोगों को जॉब करनी है, तो आप लोग क्या प्रेफर करोगे? यहाँ पर आप लोगों को दो चीजें देखने को मिलेगी। स्टार्टअप में क्या होता है, हर दिन कोई ना कोई आप लोगों को टेंशन लगी रहती है, ठीक है। चैन की जिंदगी जी नहीं पाओगे। जॉब में क्या रहता है, लग गई एक बार फिर जिंदगी जो है वो मजे में चल रही है। खासकर मैं जॉब की बात करूँ तो सरकारी जॉब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, एक तरीके से प्रॉपर एक सैलरी आती रहेगी और चीजें चलती रहेगी। वहां पे एक तरीके से इंसान की सिक्योरिटी हो गई है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये है कुछ बेसिक चीजें। अब देखता हूं क्वेश्चन कैसे आप लोग अटेम्प्ट करोगे। तो एक एक क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है, उससे पता चलेगी कई सारी चीजें। और इससे एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों का मिल जाएगा, बड़ा ही प्यारा सा, जो कि स्टार्टअप या फिर इन इनिशिएटिव के बारे में बातें करेंगे। यूपीएससी ने खुद क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से यहाँ पर स्टार्टअप के लिए, एक वेंचर कैपिटल के बारे में यहाँ पर पूछ लिया। वेंचर कैपिटल क्या होता है, इसमें 4 स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड कराई जाती है इंडस्ट्री को। दूसरा बोला गया कि लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल जो प्रोवाइड कराई जाती है टू द न्यू एंटरप्रेन्योर। तीसरा बोला गया यहाँ पर एक तरीके से फंड प्रोवाइड कराया जाता है इंडस्ट्री को एट ए टाइम ऑफ, एक तरीके से जब वो लॉस में जा रही हो, ठीक है। चौथा बोला गया फंड प्रोवाइड कराया जाता है रिप्लेसमेंट के लिए, एक तरीके से रिनोवेशन के लिए इंडस्ट्री को। अगर आप लोगों ने अभी सुना है ध्यान से, तो मैंने बात की स्टार्टअप की, और स्टार्टअप शब्द ओनली यहां पर यूज किया गया है, ठीक है। तो वैसे तो आंसर यहां पर इसी से आप लोग पकड़ लोगे कि ये आंसर हो गया। ये वेंचर कैपिटल क्या होता है, कोई नया अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसको फंड प्रोवाइड कराना ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से लेकर चल सके। तो एक स्टार्टिंग में जो अर्ली स्टेज पर उसको जो फंड प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पर एक इमर्जिंग कंपनी को, एक नए स्टार्टअप को, उसकी हाई ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए, हाई ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए, तो यहाँ पर ये वेंचर कैपिटल फंड होता है। आइडिया किसी और का है, फंड कहीं और से निकल कर आ रहा है, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर बी हो गया। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा न्यूज में था ये टॉपिक, इसलिए यहां से क्वेश्चन पकड़ लिया। स्टार्टअप स्कीम के बारे में क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया कि लॉन्च की गई थी 16 जनवरी 2015 में। इसका एम है प्रोवाइड कराने के लिए सपोर्ट टू द स्टार्टअप और बाय द प्रोवाइड द जो बैंक फाइनेंस। मेजर स्टार्टअप जो है इंडिया के अंदर में, वो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से रिस्ट्रिक्टिव है टू द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज के। तो सही आंसर यहां पर क्या है अगर बोला जाए, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबो। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। अगर पूछो आप लोगों से तो सही आंसर बताइए। सही आंसर यहां पर क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, बी, ठीक है। क्यों है बी सही आंसर, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले तो यहां पर ये जो स्टार्ट किया गया, तो इसके बारे में एक एक पॉइंट में आप लोगों को बता देता हूं। 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था, और यहां पर अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कौन से राज्य की क्या क्या रैंक है, तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जब स्टेट की रैंक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो इसका मतलब स्टेट की परफॉर्मेंस यहां पर रहती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी चलती है स्टार्टअप के ऊपर में। तो यहां से आप लोग डायरेक्ट इस पॉइंट को पकड़ सकते हैं कि हाँ स्टेट से रिस्ट्रिक्टिव है। सपोर्ट प्रोवाइड रहती है यहां पर, ऐसा नहीं, हाँ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज लेकर आ रही है, जो सारी पॉलिसीज बताई, तो सपोर्ट उसकी भी रहती है। पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो दिक्कत यह है कि स्टेट के अंदर में ये सारी चीजें चलती हैं, तो स्टेट को पॉलिसी बनाना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू सेंटर। तो स्टेट की सपोर्ट ज्यादा मानी जाती है, वो एक ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट मिलती है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। बोला गया 3rd लार्जेस्ट है हमारा वर्ल्ड में। बेंगलुरु जो है वो लिस्ट किया गया विद इन द 20 जो लीडिंग स्टार्टअप सिटीज है 2019 स्टार्टअप जीनोमिक जो प्रोजेक्ट रैंकिंग में।
और हैदराबाद जो है ये एज द वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट 5 ग्रोइंग सिटीज में आ गए यहाँ पर, जो स्टार्टअप की कैटेगरी में अगर बात करें। क्या है सही आंसर? तो आप लोग समझ गए होंगे, ए का हो गया 1 एंड 2, बी का हो गया 2 एंड 3, सी का हो गया 1 एंड 3 और डी का हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। सही आंसर तो पता पकड़ लिया ना एकदम, क्योंकि हैदराबाद नहीं है यहाँ पर, दोनों में बेंगलुरु आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि फास्टेस्ट स्टार्टअप के लिए एक हब बन चुका है हमारे देश के अंदर में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर इसका यहाँ पर ए हो गया। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई। तो कैसा लगा कंप्लीट टॉपिक? इसके ऊपर एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी मैं पोस्ट करूंगा, उसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा और इससे आप लोगों को पता चलेगा कैसे आप लोग चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। जैसे कि क्या क्या स्टार्टअप जो है आज के डेट में देश के अंदर चैलेंज फेस कर रहे हैं, कैसे हम लोग उसको सुधार सकते हैं, और गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स हैं स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए। तो जो क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस आर्टिकल में से लिख सकते हैं। इस तरीके से पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गया है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितने अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में। ओके, बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और खासकर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस भी एग्जाम में बनते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बात की जा रही है एक इनिशिएटिव के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर प्रहरी। तो शब्द से आप लोग क्या समझ रहे हैं? अगर मैं बोलूं कि प्रहरी लॉन्च किया गया है, तो इससे क्या मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मतलब क्या होगा ये, ऐसा मतलब एक तरीके से। ठीक है, तो ये बीएसएफ के द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, बीएसएफ जो है उसके द्वारा यहाँ पर ये जो ऐप निकाल कर लेकर आया गया, तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ये बेसिकली जो बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके द्वारा प्रहरी ये ऐप जो है वो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के लिए लॉन्च किया गया। ये यहाँ पर बेसिकली रिवाइज करेगा एक तरीके से 13 बीएसएफ जो मैनुअल है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, ऑपरेशन जो भी रहेंगे उनके रिलेटेड एक तरीके से प्रॉपर सिस्टम इसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए ऐप का फायदा क्या होता है? ऐप का फायदा ये होता है कि एक ही जगह पर सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर इस तरह का कोई ऐप लेकर आते हैं, ताकि एक ही जगह पर कोई भी अगर इशू आए तो फटाफट जाओ वहां पर उसको चेक कर लो कि क्या क्या चीजें हैं। और हमारे देश में खासकर प्रेजेंट टाइम पर अगर हम लोग बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट लेवल के आप लोगों को नजर आएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखें, एक साइड में हो गया बांग्लादेश, इधर अगर आप लोग आओगे तो इधर हो गया पाकिस्तान, इधर आओगे तो आप लोगों के लिए हो गया चाइना। ठीक है, इधर आओगे तो हो गया म्यांमार, यहाँ पर भी अशांति है। नेपाल जो है वो चाइना की गोद में जाकर बैठ ही जाता है। इधर आप लोगों को पाकिस्तान देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान, ये हमारे पड़ोसी देश हैं अगर बोला जाए। और एक और इंपॉर्टेंट कंट्री अफगानिस्तान, जो कि पाक ऑक्युपाइड एरिया में टच करती है। तो टोटल मिलाकर 7 ऐसे देश हैं जो हमारे देश के बॉर्डर को टच करते हैं। सबसे बड़ा बॉर्डर कौन टच करता है? तो ये याद रखिएगा, वो करता है बांग्लादेश, जो कि लगभग 4000 से भी ऊपर स्क्वायर किलोमीटर का 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर कौन टच करता है सबसे ज्यादा? सोचो, पाकिस्तान है क्या है? सोचो एक मिनट के लिए, कौन होगा? दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, चाइना है, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। तो ये याद रखने के लिए ट्रिक है आप लोगों के पास में बताना इसको कि कैसे जो इसको याद रखते हैं। ठीक है, एमबीए करके कुछ याद किया था, याद आ रहा है कुछ है? वो ट्रिक थी मेरे माइंड से निकल के, लिखिएगा उसको। अभी ये सिक्योरिटी फोर्स जो है यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो यहाँ पर कैसे हम लोग कनेक्टिविटी बना पाएंगे, तो उसी के लिए यहाँ पर एक प्रहरी ऐप जो है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने लॉन्च किया गया है। तो प्रहरी ऐप में जो फीचर रहेंगे वो एक तरीके से जो एक तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं गवर्नेंस, जो जवानों के साथ में जो पर्सनल सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनकी हाउसिंग के बारे में, ठीक है, इसी के साथ में उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो खासकर उनसे कनेक्टिविटी के बारे में एक बायो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा उनका, जिसके एक तरीके से जिसे सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम भी रहेगा। कोई दिक्कत आ रही है, वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही है उनके लिए, वो तो जवानों के साथ में एक कनेक्टिविटी बनाए रखने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं ना, खासकर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए हमारे जवान रहते हैं, पर लेकिन हमारे जवानों की भी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा ना। यानी कि जो इंसान आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है, उस इंसान के भी बारे में कोई सोचेगा ना, तभी जाकर तो चीजें सही देखने को मिलेंगी। उस इंसान के बारे में तुम कुछ सोच नहीं रहे हो, बस अपने अपने बारे में सोचे जा रहे हो, तो ये कितने हद तक सही है? तो उसके बारे में सोचने के लिए यहाँ पर ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये ऐप बनाया गया है। ठीक है, तो एक बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारे देश के जो बॉर्डर एरिया है उसको सिक्योर करने का काम करता है, खासकर 2 साइड पे, पाकिस्तान की साइड पे और बांग्लादेश की साइड पे आप लोगों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नजर आते हैं हमारे देश की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हुए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है? ये एक तरीके की सेंट्रल आर्म
पुलिस फोर्स है, जिसको आप लोग CAPF बोलते हो, इंडिया के अंदर में ये जो क्रिएट की गई थी वो 1965 यानी कि 1965 में इसको क्रिएट किया गया था। और याद रखिएगा, जो कंफ्यूजन में आप लोगों को डाल देता है कई बार, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ना कि डिफेंस मिनिस्ट्री के। इनका कंट्रीब्यूशन जो रहता है कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है, जो UN है यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसके मिशन में भी ये पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल, इसी के साथ में इंडियन आर्मी और एंटी नक्सल ऑपरेशन वाले एरिया में भी ये अपना रोल प्ले नजर आते हैं करते हुए। बॉर्डर मूवी देखी आप लोगों ने, किस किस ने देखी है? उसमें जो सुनील शेट्टी रहता है वो BSF का बंदा रहता है, ठीक है, और जो सनी देओल रहता है वो आर्मी का बंदा रहता है। तो BSF वाले पहले वहां पर सिक्योर कर रहे होते हैं, पर लेकिन जैसे ही जब कोई वॉर लाइक कंडीशन होती है तो BSF जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए है उसको पीछे खींच लेते हैं और फिर कॉम्बैक्ट यानी कि वॉर करने के लिए, लड़ाई करने के लिए फिर आर्मी आगे आ जाती है। तो इस तरीके से पैटर्न आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। खासकर अगर बात करें तो सुंदरबन डेल्टा वाला, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन हो गया यहाँ पर, ये खासकर पाकिस्तान के साइड में जो रीजन हो गया यहाँ पर, ठीक है। लाइन ऑफ डिफेंस, खासकर अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें, जो टर्म है ना एज ए फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द इंडियन टेरिटरी, तो उसको सिक्योर करने का यहाँ पर काम करते हैं। अवार्ड कई सारे रहते हैं, जैसे महावीर चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, ये जैसे वीर चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया, तो बहुत सारे अवार्ड यहाँ पर BSF को मिल चुके हैं। तो ये BSF के बारे में जो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछ ली आती है। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर डिफेंस के मैटर में, तो ये एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है, ठीक है। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पर BSF के बारे में, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरीके की, तो इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। BSF के बारे में बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि इट इज वन ऑफ द 7 जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होती है इंडिया के अंदर में, और ये कहीं ना कहीं 1965 में अगर आप लोग बात करें उस टाइम पर बनाई गई, ये 1 दिसंबर 1965 में। बात करें यहाँ पर, ये डिफेंड करती है जैसे कि सर क्रीक हो गया, सुंदरबन डेल्टा हो गया बे ऑफ बंगाल में, ये उससे रिलेटेड जो आसपास वाला एरिया हो गया यहाँ पर, ठीक है, जो कि 8 फ्लीट ऑफ वाटर क्राफ्ट हो गया। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। तो ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, बोथ सही है, या फिर नन ऑफ द अबोव सही है। सही आंसर क्या है? सही आंसर पूछा गया, करेक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है बताइए आप लोग यहाँ पर, देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। वीडियो को पॉज कर लो 1 सेकंड के लिए। आंसर हो गया यहाँ पर ए सही, क्योंकि यहाँ पर जो सर क्रीक है यहाँ पर, अभी मैंने बोला पाकिस्तान की साइड में है, तो ये अरेबियन सी में कैसे, ये यहाँ पर उस पे जो बे ऑफ बंगाल में कैसे हो जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी बात भी अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। सर क्रीक बोला है कि बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सर क्रीक जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है पाकिस्तान की साइड में, सुंदरबन है बे ऑफ बंगाल में, तो दोनों अलग अलग है यहां पर, तो ये देखिएगा, ठीक है। तो सर क्रीक आप लोगों को देखने को मिल रही है अरेबियन सी में, और ये हो गया बे ऑफ बंगाल में। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जब ध्यान से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, वरना आप लोगों को लगेगा यार हमने सही किया है, पर वहां पर जाकर चेक करोगे तो वो आप लोगों को गलत देखने को मिलेगा। तो इन चीजों के ऊपर बड़ा ध्यान आप लोगों को देना है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और आंसर यहां पर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना इसके बारे में। बाकी आप लोगों को पूछा जाए यहां पर, जैसे कि मैंने बोला अभी यहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, चाइना और तिब्बत बॉर्डर पर कौन सी फोर्स लगती है, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन से आंसर यहां पर देता है, ठीक है। और अभी तो यहां पर हमारे देश में जो लड़कियां हैं उनको भी यहां पर एक तरीके से प्रोवाइड करा दी गई है जॉब वगैरह, कम्बैट रोल में भी आराम आराम से चीजें आ रही हैं, NDA CDS में भी इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी डायरेक्शन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी एक न्यूज़ जो है रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल हुई, और अगर आप लोग डिफेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और वैसे अगर अपने डिफेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से प्रीलिम्स या फिर आंसर राइटिंग में भी, तो वहाँ पे भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बात की जा रही है कि गवर्नमेंट के द्वारा 100 या फिर उससे ज़्यादा K9 जो वजराज हैं उनको खरीदने की बात यहाँ पर की गई है। आप लोग एक बात देखें यहाँ पर कि हम लोग अभी डिफेंस पे इतने ज़्यादा आतुर क्यों हो गए। इससे पहले तो हम लोग डिफेंस पे ज़्यादा खर्च भी नहीं करते थे, अपना ठीक ठीक खर्च करते थे। हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल खर्च नहीं करते थे, हम लोग पहले से ही अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं, और हमारी मजबूरी है इसके ऊपर खर्च करना, वरना डिफेंस के ऊपर खर्च करने का कोई मतलब नहीं होता अगर देश में हमारे भाई बंधु जो हैं वो थोड़े अच्छे होते। पड़ोस में 2 ऐसे इंसान बैठे हुए हैं कि जिनको जितने जूते मारे जाएं उतने ही कम है, उतनी ज़्यादा हरकतें देखने को मिलती है, बार बार किसी न किसी रीजन की वजह से हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बने रहते हैं।
ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये कंडीशन निकल कर आती है। तो आप लोग ये बोलिए यहाँ पर कि हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने बोला कि हम लोग इसको खरीदेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि हम लोग जो है अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं अपने देश की, कि कल को चलकर कुछ भी होने लगे तो यहाँ पर हम लोग चीज़ों को सुधार पाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये K9 जो वज्र थी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये खरीदी क्यों गई और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही थी। ये बेसिकली इसलिए खरीदी गई थी ताकि डेजर्ट वाले एरिया में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकें, मतलब एक तरीके से मरुस्थल वाले रीजन में हम लोग बेसिकली इसका इस्तेमाल कर सकें। पर लेकिन चाइना की गंदी हरकतों की वजह से हिली रीजन में भी हम लोगों ने इसको लगा दिया, क्योंकि चाइना जो है वो बदतमीजी करता है, आप लोगों को पता है किस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो ये उस रीजन में भी लगा दी हम लोगों ने। तो अभी इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। इन्होंने मतलब परफॉर्मेंस जो है जैसे सोच रहे थे उससे ज़्यादा काम किया, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप लोग बोल सकते हैं काम किया यहाँ पर। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर 100 के करीब बात की गई है। तो यहाँ पर ये जो एक तरीके से बनाई जाएंगी तो LNT जो है यहाँ पर लार्जन एंड टर्बो उसकी यूज़ करेगी और साउथ कोरिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होकर इंडिया के अंदर में आएगी। यानी कि साउथ कोरिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, और हमारी कंट्री में जो बेसिकली LNT है यानी कि लार्जन एंड टर्बो वो यहाँ पर इसमें काम कर रही है। और ये जो डील है ये 4,500 करोड़ की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अपने ही आप में ये काफ़ी बड़ा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट आप लोग बोल सकते हैं डिफेंस के फील्ड में। कॉन्ट्रैक्ट जो है लार्जन एंड टर्बो जैसे मैंने बोला इसके द्वारा लिया गया है, जिसका हनवा कंबाइन 2017 में। इसी के साथ में LNT के द्वारा ये वैसे नहीं फैसिलिटी तो एक तरीके से वो दे देगी यहाँ पर साउथ कोरिया कि हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ये कर लेंगे, तो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा फायदा इसका देखने को मिलेगा। तो वैसे बोला था ना मैंने कि डेजर्ट वाले रीजन के लिए लाई गई है, पर लेकिन चाइना की जो हरकतें हैं उसकी वजह से हम लोगों ने ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है रिसेंटली अभी जो हम लोगों ने जो पहाड़ी रीजन में जहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहाँ पर भी जो चाइना इंडिया का बॉर्डर है जब स्टैंड ऑफ हुआ वहाँ पर भी जाकर इसको डिप्लॉय कर दिया। तो ये काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को समझना आना चाहिए बेसिकली इसके बारे में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो क्विक एक छोटा सा टॉपिक हो गया आप लोगों का डिफेंस के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए, ठीक है। K9 वज्रा T भी इसको बेसिकली बोला जाता है, ठीक है। तो ये K9 थंडर जो है बेसिकली इसको साउथ कोरिया की जो आर्मी है इस नाम से यूज करती है। हम लोगों ने इसका वज्र नाम कर दिया अपने लिए। हम लोग किसके तहत खरीद रहे हैं? बाई ग्लोबल प्रोग्राम के तहत, जिसमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो पॉलिसीज है उसके तहत हम लोग ये K9 गन अपने देश में खरीद कर लेकर आ रहे हैं, ताकि चाइना को भी टैकल किया जा सके, ठंडे इलाके में वहां पर भी अच्छा काम कर रही है, और पाकिस्तान को भी टैकल किया जा सके, रेगिस्तान वाले रीजन में वहां पर भी काम कर रही है। तो दोनों को टैकल करने के लिए काफी अच्छा काम कर रही है, इसीलिए 100 से भी ज्यादा हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं। तो कोई रीजन होता है किसी एक प्रोक्योरमेंट को इस लेवल पर ले जाने का, तो डिफेंस मिनिस्ट्री का ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट है जो कि काफी ज्यादा कवर किया गया। तो किससे खरीद रहे हैं? साउथ कोरिया से खरीद रहे हैं। कौन सी कंपनी बीच में है? LNT यहां पर आप लोगों को बीच में देखने को मिलेगी। ये डेजर्ट और कोल्ड दोनों रीजन में काम कर रही है। जी हाँ, दोनों रीजन में काम कर रही है। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। डील कितने की है बैंकिंग में पूछ लेते हैं, तो 4,500 करोड़ की डील है यहाँ पर ये, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छे से इस्तेमाल की जाने वाली ये गन है। इंडियन आर्मी यहाँ पर इसका इस्तेमाल करती है, आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से माइंड में। दोस्तों ये जो न्यूज़ है ना यार, ये अपने आप में ही एक तरीके की रेस आप लोग बोल सकते हैं। रेस मतलब अभी अगर दुनिया का मैप आप लोग देखोगे तो कुछ एरिया ऐसे हैं जो कंप्लीटली डेवलप हो चुके हैं, मतलब जिनकी इच्छाएं नहीं है अब जिंदगी में और कुछ करने की। एक तो जैसे ये यूरोप वाला रीजन हो गया, अपना मस्त जिंदगी जी रहे हैं, इतने शानदार तरीके से डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पर अमेरिका वाला, कनाडा वाला ये रीजन हो गया। पर लेकिन अगर आप लोग साउथ अमेरिका में जाओगे, अगर आप लोग अफ्रीका में जाओगे, और अगर आप लोग इस रीजन में यहाँ पर आओगे, तो ये अभी बहुत कुछ यहाँ पर लोगों को करने की जरूरत है, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए। पर लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ना तो इन लोगों के पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, ना इन लोगों के पास में प्रॉपर पैसा है, और ना ही प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आने वाले टाइम में ये माना जा रहा है कि जो भी यहाँ पर इन पर्टिकुलर देश को लीड करेगा वही दुनिया को लीड करेगा। और इस पर्टिकुलर जो नीचे वाला जो रीजन है इसको ग्लोबल साउथ का नाम दिया गया है। तो ये जो ग्लोबल साउथ है, इस ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो है वो इंडिया करना चाह रहा है, और इंडिया के साथ में रेस में है यहाँ पर चाइना भी। चाइना बोल रहा है कि नहीं, मैं इसकी जो है एक तरीके से लीडरशिप करूँगा। तो आने वाले टाइम में जो भी इसकी लीडरशिप करके ले जाएगा, बहुत बड़ा एक तरीके से बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल का सपोर्ट उसके साथ में देखने को मिलेगा। तो ये जो आर्टिकल है अभी यहाँ पर बेसिकली पब्लिश किया गया हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा भी, और ये तो खैर उसमें भी था, मतलब इंडियन एक्सप्रेस में भी था, कई जगह था। आरोग्य मैत्री, आप लोगों ने मैत्री प्रोजेक्ट सुना यहाँ पर। तो ये बेसिकली कोविड-19 के टाइम पर भी हम लोगों ने देखा कि अपने बहुत सारे पड़ोसियों को हम लोगों ने दवाइयाँ प्रोवाइड की।
तो इसलिए इंडिया की सराहना हुई कि इंडिया ने ऐसा काम किया कि उस टाइम पर भी जब खुद दिक्कत में था उस टाइम पर लोगों की हेल्प करी। और डेवलप कंट्री, अमीर कंट्री, मालदार देश, वो इतने डर गए उन्होंने किसी को दवाइयाँ तक नहीं थी कोविड-19 के टाइम पर। बोल रहे हैं कि अपने आप खाएंगे, अपने आप पिएंगे, अपने आप उसमें नहाएंगे और एक तरीके से मतलब जो भी कर सकते हैं अपने लिए करेंगे कि दूसरों को कुछ नहीं देने वाले हैं। तो वो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो इंडिया की इमेज जो है एक लीडर की निकल कर आई उस टाइम पर भी कि प्रॉब्लम में भी दूसरों को साथ लेकर चलने वाला लीडर होता है। तो वो कंडीशन देखने को मिली। पर लेकिन अगर इन देशों की बातें करेंगे तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इंडिया जो है बोल रहा है कि डेवलपिंग जो देश हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा क्राइसिस में। तो इसके लिए आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यानी कि इंसानों के द्वारा की गई कोई हरकतें अगर उस टाइम पर होती है उससे दिक्कत बन जाती है, या फिर कोई नेचुरली जैसे बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पर हम लोग मेडिकल सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। और सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पर कि ग्लोबल साउथ और जो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है इसमें हम लोग यहाँ पर एक तरीके से अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर एनर्जी, ताकि उनकी लाइफ को भी इम्प्रूव किया जा सके। यानी कि ये माना जाता है कि जो ये वर्ल्ड है ना, खासकर जो एक तरीके से अमीर देशों का, जो अमीर लोगों का जो देश है, एक तरीके से एक दुनिया है, वो अपने अपने बारे में सोचते हैं। कोविड-19 के टाइम पर उदाहरण हो गया। अभी आप फिलहाल की बात कर लीजिए, जैसे यहाँ पर बात की जाए अभी रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में, इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब तक भी उस लड़ाई को खींचे हुए हैं। इनको ये नहीं दिख रहा है कि उसकी वजह से कितने लोग भूखे मर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर की जगह पे वो गेहूं सप्लाई कर रहे थे। एनर्जी का प्राइस बढ़ गया उस टाइम पर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि एनर्जी का प्राइस कहाँ पे जा रहा है बढ़कर। इनका बस अपना पेट पलना चाहिए, अपनी जो है दुनियादारी चलनी चाहिए। तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो ये इंडिया जो है कह रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पर एस जयशंकर साहब के द्वारा तो बड़ी शानदार बातें बोलेगी कई सारी। एस जयशंकर साहब ने इन सब मुद्दों के ऊपर ये बोला कि एक तरीके से जो यूरोपियन कंट्री है ना, उनको ये लगता है कि उनकी प्रॉब्लम जो है वो दुनिया की प्रॉब्लम है, पर दुनिया की प्रॉब्लम जो है वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे ऐसे कटाक्ष भी कसे गए, तो ये काफ़ी बड़ी बात है इस तरीके से बोलना इंटरनेशनल एक तरीके से प्लेटफॉर्म पर। तो ये इंडिया की एक लीडरशिप दिखा रहा है यहाँ पर कि हाँ हम लोग निकल कर आ रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये स्टेब्लिश किया जाएगा रिसर्च, और इसी के साथ में उनका डेवलपिंग जो सॉल्यूशन की इंप्लीमेंट किया जाए अराउंड द वर्ल्ड। इसी के साथ में ग्लोबल जो एक तरीके से साउथ यूथ डिप्लोमेट्स फोरम बनाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी कनेक्ट करेगी जो यूथ को एक तरीके से, ये अच्छा एक इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में बात की गई कंट्रीज़ के लिए, ताकि हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जा सके। हमारा देश तो अब भी बहुत सारे अफ्रीकन देशों को स्कॉलरशिप देता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब डिफेंस से रिलेटेड हमारे देश में हम अपना कुछ भी इस तरीके से इनिशिएटिव लेकर चलते हैं तो उसमें अफ्रीकन कंट्री को हम लोग इन्वाइट करते हैं। तो ये एक नई लीडरशिप की शुरुआत है आप लोग बोल सकते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है अपने देश के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, पूछा जा सकता है। इंडिया ने अभी यहाँ पर जो ग्लोबल साउथ की जो अभी एक तरीके से ना चेयर की अभी मीटिंग, जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए अफ्रीका में 54 के करीब देश हैं। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं क्या आप लोगों को पता है? तो इसके बारे में देखिएगा तो यहाँ पर 54 देश की अगर लीडरशिप करते हैं तो ये अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ होगी। आप लोग क्या राय इसके बारे में बताइएगा जरूर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है यहाँ पर बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में। ये जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो था ये रिकमेंड किया गया था पीजे नायक कमेटी के द्वारा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और यहाँ पर कैसे हम लोग पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं, जो हमारे पीएसबी है, उनको इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ जिससे आप लोग समझ पाएंगे। जैसे फंक्शन क्या है, एक तरीके से जो गवर्नमेंट के बैंक हैं उनके चीफ को अपॉइंट करना, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सपोर्ट प्रोवाइड कराना, बैंक एक तरीके से जो है, ठीक है, तो उनकी स्ट्रेटजी बनाना ताकि सही तरीके से जिंदगी चल सके। ऐसा नहीं कि पता चला डूबे फिर रहे हैं बैंक, ठीक है। इसी के साथ में फुल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वगैरह ये प्रोवाइड कराना, गाइडेंस देना, मर्जर या फिर बैंक नहीं डूबता हुआ है, डूबते को तिनके का सहारा है, वो वाली बातें हैं। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली बात भी हो जाती है। अभी क्या हुआ यहाँ पर, जो FSIB है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया है MD फॉर द बैंक ऑफ बड़ौदा और इसी के साथ में बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बन जाता है यहाँ पर क्वेश्चन। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है वो रिप्लेस्ड कर रही है एक तरीके से। मतलब एक तरीके से देखिए क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे बड़ी फ्रीक्वेंटली बनते हैं, इसलिए कहता हूँ कोई भी जो न्यूज़ हो ना उसको ऊपर से नहीं पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप लोग इसको समझ सके अच्छे से कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों थी और क्या मुद्दा है यहाँ पर इसके पीछे।
अभी ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है कि फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो क्या है। तो ये बेसिकली अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। तो ये यहाँ पर एक तरीके सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए है। एक एडवाइजरी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा। कंपोजिशन है इसके अंदर, जो इसके चेयरपर्सन रहेंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आज के डेट में जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं उनको अगर देखा जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वो राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं, बिना कोई इलेक्शन लड़े, बिना कोई एग्जाम दिए। मतलब एक तरीके से ये समझो कि शादी हो जाएगी जैसे ही आप लोगों की जॉब लग जाएगी। तो बिल्कुल ऐसी है कि नहीं पीछे पड़ जाते हैं फिर शादी कर लो शादी कर लो, उससे पहले कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। उससे पहले तेरी ना होने की है, ठीक है। वो वाली कंडीशन है। तो यही सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेक्रेटरी डीएफएस, इसी के जगह जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, डिपार्टमेंट ऑफ TRDAI, डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। तो ये सारे इसके अंदर मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कई सारे पार्ट टाइम मेंबर भी यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट नॉलेज के। तो ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों है पता होना चाहिए। तो बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर चीज़ देखने को मिलेगी। ओके, तो माइंड में क्लैरिटी रखनी है। नेशनल लेवल की काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर। नासा बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमारा इसरो है ना, इसरो की तो फुल फॉर्म पता है ना, बताइए क्या है। चलिए, अगर नहीं पता होगा ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे हमें गर्व होना चाहिए, ठीक है। बताइए, चलिए यहाँ पर बात करें। और इसरो और DRDO की बताना एक देखो, कई बार ये होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ी बात है, पर लेकिन अगर पता नहीं है तो चीज़ों को सर्च कर लिया करो। एक बच्चा था वो बोला सर इसरो और DRDO में क्या फ़र्क है, दूसरा हंस रहा है आगे नीचे, कह रहा है तुझे ये भी नहीं पता है। अरे हो सकता है यार उसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को हंसना है किसी के ऊपर, ठीक है। तो ये गलत बात होती है। तो यहाँ पर अभी नासा के द्वारा एक पर्टिकुलर यहाँ पर टेलीस्कोप है जिसका नाम है यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। उसके द्वारा अभी फर्स्ट न्यू एक्सो प्लानट, इनके जो हमारा प्लानिटरी सिस्टम है ना जिसमें 8 प्लानट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसमें बेसिकली एक्सो प्लानट यानी कि उसके बाहर वाला प्लानट यहाँ पर खोजा गया है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मगही मेला के बारे में। तो रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पर ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो ऐसे देखिए मेला ना कल्चर की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो कल्चर वाले पोर्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये कहाँ पर देखने को मिला, तो आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन जो है यहाँ पर यह मुक्तसर साहिब जो रीजन है यहाँ पर पंजाब के अंदर में, उसमें देखने को मिला, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्वाइट किया गया सबको कि भाई साहब आ जाओ और बता दो कि रिमोट वोटिंग मशीन को कैसे यूज करना है। इसका मतलब क्या है, आप लोग रहने वाले तो हैं जम्मू एंड कश्मीर के, पर जाकर रह रहे हैं तमिलनाडु में। आप लोग रहने वाले तो हैं आज के डेट में बेसिकली आसाम के, और आकर कहाँ पर रह रहे हैं, गुजरात में। अब कल को इलेक्शन होगा, वोट डालने तो आप लोग जाने से रहे, क्योंकि इतना लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। और एक ऐसा जो डे बाय डे की वेज कमाने वाला वर्कर, उसके लिए तो और भी टफ काम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि कोई कहीं से भी वोट डाल सके, तो रिमोट वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो देखते हैं कहीं से भी वोट डालने का मुद्दा रहेगा तो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया के द्वारा 3% जो है, एक बात की जा रही है यहाँ पर कि इंडिया विल सेंड 3 जो पर्सन टू द 6000 जो मीटर बिलो द किसके, बेसिकली सी के ऊपर। तो आप लोगों ने देखा होगा, और इसके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस किया था आप लोगों से। समुद्रयान, जैसे गगनयान था ऐसे ही समुद्रयान जाएगा यहाँ पर, समुद्र की गहराइयों को जाकर टटोलेगा कि उसके अंदर में क्या क्या है। तो ये एक काफी शानदार मिशन आप लोग बोल सकते हो। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर पूछा जा सकता है, ये मैंने डिस्कस किया अभी। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर रिवॉर्ड का मतलब जरूर पूछूंगा, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक ने बोला कर्नाटका के अंदर जाओ सब सहारन रीजन के लोगों को, ठीक है। तो मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो इस रिवॉर्ड का मतलब आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यानी कि वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि जाकर कर्नाटका में सीखो कैसे उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है वाटर शेड रीजन का, ठीक है। तो यह है इंडिया जो है वो डेफिसिट में चल रहा है, वो तो हम लोगों ने देखा था ट्रेड डेफिसिट में। SBI के साथ में बात करें तो इसके द्वारा ई बैंक गारंटी लॉन्च की गई है। SBI PO का कल शाम रिजल्ट आया, तो कई सारे बच्चों ने मेल किया कि सर दिमाग खराब कर दिया। मतलब हुआ क्या, रिजल्ट जो है बीच में रोक के बैठ गए। रोक के क्या मतलब, उनकी वेबसाइट जो है वो क्रैश हो गई बीच में, ठीक है। तो कई सारे बच्चे जो है उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं ना तो इनका योनो ऐप चलता है, ना इनकी वेबसाइट ढंग से चलती है, उसकी कंडक्ट क्यों कराते हैं, ठीक है। तो ये नई फैसिलिटी है SBI की, तो यहाँ पर ये एसोसिएट कर रहे हैं यहाँ पर NESL के साथ में, तो उसके चलते हैं यहाँ पर। बाकी क्या ही बोला जाए बस, ठीक है। ये वर्ल्ड की न्यूज़ है यहाँ पर। यूरोप जो है वो लार्जेस्ट डिपॉजिट है रेयर अर्थ मटेरियल का, ऐसी बातें बोली गई यहाँ पर।
तो ये स्वीडन के अंदर में। तो रेयर अर्थ मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है, अगर अपने घर में हो जाएगा तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। इंडिया का फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन जो है वो भी डेवलप किया गया, जो मैंने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, ठीक है, डेवलप किया गया बाय IG ड्रोन्स, ठीक है। तो ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं, बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन कौन इनके आंसर सही से देता है और फिर आप लोगों को उनके आंसर बताऊंगा, तो पहले सुन लीजिएगा, ठीक है। बात की जा रही है किसके बारे में, सर्वे ऑन डाइटरी सप्लीमेंट रिलेटेड टू, ये है FCI FSSAI नीति आयोग, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। वैसे डाइट के बारे में बात की जा रही है, हेल्थ के बारे में, मतलब एक तरीके से डाइट के बारे में बात की जाए तो कौन हो सकता है, ठीक है, बताइए। ये इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर तो स्टार लगा लेना। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो यहां पर वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। प्यारा क्वेश्चन बनेगा, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, बताइए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है द ऑथर ऑफ रिवोल्यूशनरीज द ऑर्डर स्टोरीज ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ऐसी किताबें पूछी जा सकती हैं जो किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज में होती है, ठीक है। तो अमित सोनी हो गया यहाँ पर, इसी के साथ में संजीव सान्याल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर ये है संत श्री धुलीपुडी पंडित, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर मनोज शाह। तो सही आदमी कौन है जो ये किताब लिखने वाले, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर है नेम बताना है कि फर्स्ट यूरोपियन कंट्री, जो कि आप लोगों को अभी यहां पर देखने को मिलेगी। देखिए आप लोगों को ना, जैसे कि अभी फिलहाल जो है कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो पहले से हटके हो रही हैं कुछ, ठीक है। तो जापान के साथ में अभी अपने जो है एक अलग तरीके रिलेशन बनाने की बात की जा रही है। तो यूरोपियन कंट्री जो है अपने समझौते कर रहे हैं जापान के साथ में, अच्छे रिलेशन बनाए जा रहे हैं। तो जर्मनी, UK, इटली या फिर फ्रांस, ठीक है। तो कौन है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है, जो कि यहाँ पर रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जापान के साथ में, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर द शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम एंड द एग्रीकल्चर रेस्पॉन्स व्हीकल स्कीम किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। गुजरात, मेघालय, वेस्ट बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसके बारे में बताइए। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, कल 4 क्वेश्चन थे, आज टोटल 5 क्वेश्चन है। तो अच्छे से आंसर देना, ये मत बोलना फिर कि हाँ ये हो गया वो हो गया, ठीक है। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटू सा मोटू सा, ठीक है। तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको कोडेड ये किया गया, तो इसका क्या होगा, ठीक है, बताइए, फिर आंसर बताया जाएगा आप लोगों को। देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। तब तक आप लोगों का एक मैप बेस्ड क्वेश्चन में कंप्लीट करा देता हूं। और ये किसके बारे में है, ये है ग्रेट निकोबार के बारे में, ठीक है। आप लोग नॉर्मली जाएंगे तो अपना नॉर्थ ईस्ट के साइड में अगर आप लोग थोड़ा सा चलेंगे घर से निकल के इस पर्टिकुलर रीजन के साथ में, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया। थोड़ा सा उसके नीचे आके झांकेंगे, बे ऑफ बंगाल में आप लोगों को हमारा ही रीजन नजर आएगा, नहीं कहते ये भी हमारा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडमान ऊपर वाला पोर्सन होता है और निकोबार जो होता है वो नीचे वाला पोर्सन होता है। तो अलग अलग एरिया है यहाँ पर, जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, लिटिल ये अंडमान हो गया यहाँ पर, ठीक है, लोअर लिटिल, मिडिल हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे ही कार निकोबार हो गया यहाँ पर, और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे, लिटिल निकोबार हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, ठीक है। इसी में यहाँ पर आप लोग कुछ और आइलैंड भी नजर आते हैं। तो हमारा पोर्शन है बेसिकली ये। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें जो ग्रेट निकोबार है तो उसके बारे में, जो कि सबसे साउथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये अपना आइलैंड है यहाँ पर, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर सुमित्रा जो है इंडोनेशिया का, उसके नॉर्थ में आप लोगों को नजर आएगा। काफी रिच है बायोडायवर्सिटी में, और कई बार न्यूज में रहते हैं। हम लोग डेवलपमेंट की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, इसकी वजह से भी अलग अलग चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस रीजन के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक मलक्का स्टेट है यहाँ पर। इंडिया की पावर क्या है यहाँ पर, आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ये पर्टिकुलर रीजन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना जब भी अगर इस रीजन में आना चाहता है तो चाइना को यहां से होते हुए इस रीजन में इधर से आना पड़ता है, और सामने एकदम इंडिया का रीजन पड़ जाता है। तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन हमारे लिए यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसके बारे में यहाँ पर याद रखिएगा। ट्राई सर्विस कमांड है हमारी यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर के ऊपर, जो आप लोग बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर। तो मैं बेस्ट क्वेश्चन बन जाए कल को तो कंफ्यूज आना नहीं कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। ये आप लोग याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो बात करेगी आप लोगों से डाइट के बारे में, अच्छे खाने के बारे में। तो ये आप लोग याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है। आगे बात करते हैं। ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये कौन प्रस्तुत करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी मीटिंग अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब कहां पर, दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर में। तो इसके चलते बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कि सब आओ साथ में मिलकर बातें करते हैं, फ्रेगमेंटेड दुनिया में बातें करेंगे। ये थीम भी थी इसकी, ठीक है, साथ में मिलकर। ये जो किताब जो लिखी गई यहाँ पर, ये है किसके द्वारा, ये संजीव सान्याल के द्वारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ऐसी किताब जो हिस्ट्री के साथ में कनेक्टेड है, क्वेश्चन बन सकता है। यूरोप का यूके जो है वो बेसिकली चाह रहा है जापान के साथ में अपने रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए
तो देखते हैं कितने इंप्रूव होते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट किया गया शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम और एग्रीकल्चर जो यहाँ पर रेस्पॉन्स व्हीकल स्कीम, तो ये स्टार्ट की गई है मेघालय के द्वारा। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आंसर जो है इसका यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी, ठीक है। तो इसको जाकर आप लोग मैच कर लेना। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है और बाकी ये आप लोगों का हो गया, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आइए अब अंग्रेज बनाता हूं आप लोगों को। 5 नए शब्द सीखेंगे जिसमें आप लोगों को अंग्रेजी बोलना, लिखना, समझना और इसी के साथ में एंटोनिम, सिनोनिम्स वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में पूछ ले जाते हैं और आंसर राइटिंग में बहुत फायदा पहुंचाएंगे अगर आप लोग ये शब्द जो है थोड़ा सा पकड़ लेते हैं। यानी कि पकड़, यानी कि वो नहीं आता था, कौन सा सीरियल था इसके कई बार छोटे छोटे डायलॉग भी फेमस हुए थे, ठीक है। मतलब ज़्यादा नहीं देखा, कभी कभी घर जाते ना, घर वाले देख रहे हैं बैठ के, भाभी जी घर पर हैं, हाँ हाँ समझने पकड़े, सही पकड़े हैं भैया, ठीक है। तो वाली बात है। पहला जो शब्द है यहाँ पर यह है बाल, ठीक है। तो ये होता है बांध डालना, एक तरीके से मेड लगाना बोलते हैं ना, मेड लगाना, किसी चीज़ को हिंडर करना, ठीक है। कोई आप लोगों को, जैसे आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो तुरंत आकर आप लोगों को डिस्टर्ब करने लगेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, आप लोगों को अपना टारगेट अचीव करने से रोकना। तो एक तरीके से जो दोस्त होते हैं बड़े कमीने होते हैं, जो भी पढ़ने बैठोगे, अरे क्या करेगा पढ़ के, यार मूवी देखने चल रहा है, घूमने चल रहा है, खेलेंगे यार, क्या कर रहा है फालतू में, कौन सा मास्टर बन जाएगा पढ़ के अभी, चला। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो हिंडर करना, ब्लॉक करना चीज़ों को। और अपोजिट क्या होगा, जो घर वाले वो आप लोग को हमेशा सपोर्ट करेंगे, पढ़ ले बैठ के, ठीक है, वरना धक्के खाते फिरेगा, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं यहाँ पर, होता है कि नहीं है, बताइए आप। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये है इनक्रस्ट। इनक्रस्ट आप लोगों ने क्रस्ट सुना है, जैसे पृथ्वी की क्रस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इनक्रस्ट मतलब जमना, कवर करना किसी एक तरीके से हार्ड सरफेस लेयर से। तो ये वाली बात है, जैसे एक तरीके से एक किसी चीज़ को ऊपर से टाइट चीज़ से कवर कर देना, मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए आप लोग कई बार कवर लगा लेते हो, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये शब्द भी कई बार इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरीके के। कहते नहीं है कि अपना इंश्योरेंस हो ना हो भाई साहब, मोबाइल का जरूर करवा लेना, ठीक है। ये बात देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर ये शब्द है डबास्ट, एक तरीका अनैतिक बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, एक तरीके से ना मोरल कैरेक्टर या स्टैंडर्ड लो दिखाना, एक तरीके से ये चरित्रवान इंसान या करप्ट इंसान है वो वाला। तो इसके चक्कर में मत पड़ना, वैसा बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, धोखा दे के भाग जाएगा। ऐसे कई सारे दोस्त होते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं कमीने टाइप के होते हैं। एक तो होता है पक्का दोस्त, वैसा मुसीबत में साथ रहेगा, वैसे ही कितनी भी आप लोगों के साथ में नोटंकी कर ले। एक है कमीने टाइप के, जो दर कमीने अंदर से होते हैं। तो वो वाले आप लोग यहाँ पर ये शब्द उनके लिए यूज़ कर सकते हो। तो बताइए किस दोस्त का नाम आप लोग लिखोगे इस शब्द के साथ में। कई बार काम करते करते, पढ़ते पढ़ते इतने थक जाते हैं कई सारे लोग, तो थोड़े दिन की छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं फर्लो, ठीक है। तो यानी कि कुछ दिन के लिए विश्राम करना, एब्सेंट रहना, ब्रेक ले लेना। कई बार देखा हो कई सारे लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं कि यार अब ना थोड़ा छुट्टी पे चले जाते हैं, एक हफ्ते का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये शब्द आप लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्प्राइटली यानी कि फुर्तीला। दूसरा कहता है कि बिल्कुल नहीं जाएंगे, वैसा अपना काम करते रहेंगे, बिल्कुल यहीं पर डटे रहेंगे जब तक टारगेट पूरा नहीं करते, कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये वो वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, इनके ऊपर सेंटेंस जरूर फॉर्म करना। और मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, बहुत सारे बच्चे रेगुलर फॉर्म कर रहे हैं इनके ऊपर सेंटेंस, और बल्कि हाँ इनके ऊपर भी फॉर्म कर रहे हैं बहुत सारे। तो देखो यार, आप लोग जितना अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे ना, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब आप लोग डिसाइड करो कैसा रिजल्ट चाहिए। तो मेरा तो यार काम है देखो पढ़ाना, आप लोगों का काम है बाकी देखना, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को लेके। अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो यार, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ सही तरीके से चीज़ें लेकर चल रहे हो, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर जरूर बताना, और कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो और अच्छे से आंसर दिया करो। पार्टिसिपेट करोगे तभी तो पता चलेगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है कि नहीं। ओके।